अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। प्लीज़ ताई मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुझ पर रहम करें, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है। हुरैन रो रो कर अपनी ताई से फरियाद कर रही थी, लेकिन ताई मजाल है जिसका हाथ रुकता वो मुसलसल अपना गुस्सा इस छोटी सी जान पर निकाल रही थी, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि इसने बर्तन धोने में कोताही की थी और ये आज की बात नहीं थी, हमेशा से ही इस पर यही जुल्म होता आया था और वो बर्दाश्त करती जा रही थी। हुरैन के माँ बाप को फौत हुए 3 साल गुजर चुके थे और तब से ही हुरैन के बुरे दिन शुरू हो गए थे और इसको हर दिन हर किस्म के जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था। अब वो 18 साल की उम्र में कदम रखने वाली थी और ताई को इसकी फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं वो इसके बेटे पर डोरे ना डाले, और इसी वजह से इसकी ताई ने इसके ऊपर जुल्मों के पहाड़ तोड़ डाले थे। इस पर होते जुल्म की आवाज़ इर्द गिर्द के हमसायों ने भी सुनी थी, लेकिन वो लोग बेबस थे क्योंकि हुरैन के ताया एक पुलिस ऑफिसर थे और कोई भी इनसे पंगा लेने के लिए, इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। वो जानते थे कि ये छोटी सी यतीम बच्ची अपनी ताई के जुल्म सह रही है, लेकिन वो खामोश थे और जुल्म को देखकर खामोश रहना भी एक जुल्म है। ताई अपना गुस्सा हुरैन पर निकाल कर दोबारा अपने कमरे में चली गई थी और वहीं पर छोटी 18 साल की लड़की अपने आप को अपने बाजू के खिसार में लिए रो रही थी। इसके सर पर चोट आ गई थी और इसके होंठ से खून निकल रहा था। इसने एक नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा। या खुदा, क्या मैंने आखिर क्या किया है जो मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है? क्यों मेरे माँ बाप को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया? बाबा आप यहाँ पर होते, अम्मी आप यहाँ पर होती तो मुझे बचा लेते, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कहाँ हैं? आप क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए? हुरैन रोते हुए अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी मुश्किलात कब ख़त्म होगी। इसे मारा जाता था, हाथ से मारा जाता था, ज़ुबान की मार मारा जाता था। लेकिन आने वाला वक़्त इसके लिए कितना कठिन होने वाला था, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। इसका वजूद रेज़ा-रेज़ा होने वाला था। खुद को खुद ही दिलासा देते, आंसू साफ करते हुए ज़मीन से उठी तो उसके कान में अपनी ताई की आवाज़ पड़ी। तो वो फ़ौरन बिजली की तरह खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई कोताही हो, मज़ीद इसे अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़े। ताई ने हुरैन को आवाज़ दी कि वो आकर किचन का काम संभाले। हुरैन अपने दुखते जिस्म के साथ किचन की तरफ बढ़ गई थी। वो एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। गहरी स्याह आंखें, लंबे काले स्याह बाल, सफ़ेद रंगत और कमर तक झूलते हुए बाल। कोई भी इसकी तरफ देखता तो एक नज़र देखता ही रहता। लेकिन एक ताई थी जो इसे मनहूस और माँ बाप को खा जाने वाली चुड़ैल का लक़ब देती थी। वो जो एक नाजुक लड़की थी जिसने अपनी अपनी उम्र के 18वें साल में कदम रखा था, जिसके ख्वाब ऊंचे थे और जिसकी ख्वाहिशें इसके दिल में थी, वो अपने माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने पर अपने आप को ही कसूरवार समझती थी। क्यों इस दिन इसने ज़िद की थी कि वो अपनी 15वीं सालगिरह पर इसे वही गुड़िया चाहिए थी जो वो इस दिन बाजार में देख कर आई थी। हालांकि इसके पास बहुत ज़्यादा तोहफे थे, लेकिन इसने वही ज़िद लगा रखी थी और बिला आखिर इसके माँ बाप रात के 12 बजे के करीब गाड़ी लेकर निकले थे और फिर वो कभी वापस नहीं आए थे। ताई का कहना था कि वह मनहूस थी, इसने ज़िद करके अपने माँ बाप को खा गई और अब इसके गले में पड़ गई है, और अब ताई जल्द से जल्द इसको अपने गले से उतारना चाहती थी। इसकी तालीम भी अधूरी रह गई थी, इसका डॉक्टर बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया था, वो बस घर के कामकाज करती थी। दूसरी तरफ इसकी ताई, जिसका शौहर घर में शाज़ो नाज़िर ही पाया जाता था, पुलिस में होने की वजह से इसकी ड्यूटी कभी शाम को होती, कभी रात को, तो कभी कई-कई दिन वो घर पे नहीं आता। घर में सिर्फ ताई, हुरैन और ताई का इकलौता बेटा हमाद मौजूद होता था, जिसकी नज़रों से हुरैन हमेशा बचती थी और वो अपनी गलीज़ नज़रें हमेशा हुरैन के जिस्म पर डालता रहता था और इसी वजह से वो कमरे से बाहर कम निकलती थी और ताई इसे कामचोर समझकर हमेशा इस पर जुल्म और सितम करती थी। हमाद जैसे ही घर आए, इसने घर में नज़र डाली। घर में इसको अपनी माँ कहीं पर नज़र नहीं आई। इसने किचन में देखा तो हुरैन सिंक के पास खड़ी बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। इसके अंदर शैतानियत जागी और वो कदम कदम चलता हुआ हुरैन के पास आ रहा, उसको पीछे से अपने बाहों के खसार में लिया, जिस पर हुरैन की बेख्तियार चीख निकली थी और इसके हाथ में पकड़ा कब गिरा था और ज़मीन पर चकनाचूर हुआ था, वैसे ही जैसे हुरैन का वजूद इसके बाजू में आकर टूट रहा था। छोड़ो हमाद, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं शोर मचा दूंगी। छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रही थी और हमाद इसको अपने बाजुओं के खिसार में लिए खींच रहा था। वो अपनी हफ़ज़ इसकी गर्दन पर उतार रहा था जब बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये तो हुरैन की किस्मत थी कि कोई दरवाजे पर आ गया था, नहीं तो आज हुरैन की इज्जत इसके हाथ से चली जाती। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हमाद फ़ौरन हुरैन से पीछे हटा और किचन से निकलने वाला था जब ताई ने किचन में कदम रखा और दोनों को किचन में देखकर मानो कि ताई के पाँव तले आग लगी थी। इसने बिना सच जाने हुरैन के बाल खींचकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने पास बुलाने की? मैं तुम्हारा बंदोबस्त भी करती हूँ, तुम्हें किसी बुड्ढे किसी मजदूर के साथ ब्याह कर अपने सर से बोझ उतारती हूँ। तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया? हमारा नाम, हमारी इज्जत ख़राब करने चली थी। कुछ तो ख्याल करो अपने ताए का जो तुम्हें पालता है, तुम्हें खिलाता है, और तुम हो कि अपने ताए की इज्जत मिट्टी में मिलाने चली थी। अपने मरे हुए माँ बाप का ख्याल कर लिया होता।
ताई के इल्ज़ामात सुनकर बेचारी हुरैन ज़मीन में धंसती जा रही थी। क्या वो इतनी बदकिरदार थी कि इसे एक सफाई का मौका भी नहीं दिया गया था और इस पर थप्पड़ों की और मुक्कों की बारिश कर दी गई थी। ताई अपना गुस्सा निकाल कर किचन से चली गई थी। हुरैन वही ज़मीन पर ढह गई थी, बिखर गई थी, बिखरे हुए कांच की तरह जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। ऐसे ही हुरैन की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। सर, आज आपका इस्लामाबाद में आखिरी दिन है और आपकी तमाम मीटिंग्स ख़त्म हो गई हैं। आप बता दें कि आपकी फ़्लाइट लाहौर के लिए कब की बुक करवाऊँ? आपकी लाहौर की ऑफ़िस में भी हमज़ा साहब के साथ मीटिंग है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अगले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्होंने अपना तमाम बिल्डिंग का काम हमें सौंपना है। इनसे मेरे फ़ोन पर बात हो चुकी है। असगर ने फ़ाइल रखते हुए मुस्तफ़ा ज़िया को बताया, जो अपने काम में माहिर और अपने काम में परफ़ेक्ट था। इसकी ज़िंदगी ऐसे ही थी, काम और घर ऑफ़िस के अलावा इसने कभी अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी बढ़ती उम्र के साथ इसकी शख्सियत में एक पुरस्रार किस्म का सहर था, जो कोई भी इसे देखता और देखता ही चला जाता। वो 30 साल का जवान मर्द था, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने बिज़नेस में गुजारा था। इसके माँ बाप ने बचपन से ही इसके साथ लापरवाही की थी। इसकी दादी ने इसे संभाला था और दादी में इसकी जान बसती थी, और अब भी मुसलसल इसके मोबाइल पर इसकी दादी की कॉल आ रही थी। इसने एक मुस्कुराहट के साथ अपना मोबाइल उठाया था और असगर को वहाँ से जाने का इशारा किया था। तमाम ऑफिस के मामलात एक तरफ, लेकिन अपनी दादी की बातें एक तरफ। वो कभी भी दादी की कॉल इग्नोर नहीं कर सकता था, और अब भी वो फ़ोन कान से लगाए, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसने अपनी बात का आगाज़ किया था। इसकी घनी दाढ़ी और इसके चेहरे पर छाई संजीदगी इसकी एक मुस्कुराहट से ख़त्म हो जाती थी। इसकी गहरी ब्राउन आंखें और गहरे ब्राउन बाल इसकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा करते थे। वो जब हंसता था तो इसकी दाढ़ी के अंदर से दाएं तरफ वो डिम्पल वाज़ा महसूस होता था। जो कोई भी दिखता तो अपने दिल पर हाथ ज़रूर रखता था। वो बहुत सी लड़कियों के दिलों पर राज करता था, लेकिन इसे लड़कियों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा अपने काम पर तवज्जो करता था, और इसकी दादी हमेशा इसे शादी के लिए कहती थी। वो 30 साल का हो चुका था और इसकी दादी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी फैमिली बनाए, क्योंकि इसके माँ-बाप ने इसे वो प्यार नहीं दिया जो एक बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, और दादी चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में ही, इसके मरने से पहले ही मुस्तफ़ा ज़िया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन मुस्तफ़ा ज़िया की सुई वहीं पर अटकी थी कि वो कभी शादी नहीं करवाएगा। इसके माँ-बाप की शादी इसके सामने थी। शादी के बाद बच्चा होने के बाद वो ऐसे लापरवाह हुए थे जैसे वो इसको दुनिया में लाने के लिए राज़ी नहीं थे। मुस्तफ़ा ज़िया का कहना था कि अगर शादी करके अपना ख़ानदान को सँभालने की हिम्मत ना हो तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। वो घबराता था कि कहीं वो शादी करने के बाद किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। आखिर वो अपने माँ-बाप की ही औलाद था, और यही डर इसकी बढ़ती उम्र के साथ-साथ इसके दिल में बैठता जा रहा था, और यही वजह थी कि अभी तक किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में इसने शामिल नहीं कर पाया था। मेरी प्यारी दादी, आप फ़िक्र मत करें, मैं बस लाहौर के लिए निकल रहा हूँ। आप अच्छे से मेरे लिए खाना बनाएँ, और बाकी बातें आकर मैं आपसे खाने की टेबल पर करूँगा। मुस्तफ़ा ज़िया से बातें करते हुए जब दादी की ज़ुबान पर शादी का नाम सुना तो उसने फ़ौरन ही बात बदली, और दूसरी तरफ फ़ोन पर मुस्तफ़ा ज़िया की दादी ने सर दाब भर कर रह गई। वो जानती थी कि हमेशा की तरह मुस्तफ़ा ज़िया अब भी शादी की बात को टाल देगा, और इसने ऐसा ही किया था। अपनी दादी से बात करने के बाद मुस्तफ़ा ज़िया ने मोबाइल साइड पर रखा था, और अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन की पुश्त को दबाते हुए उसने गहरा सांस लिया था। आखिर वो कब तक भाग सकता था? आखिर वो कब तक शादी से इनकार कर सकता था? एक ना एक दिन इसे शादी करनी थी, लेकिन वो किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। इसकी गहरी ब्राउन आंखों में एक उदासी थी, एक अजनबियत थी। वो किसी को अपने जज्बात और एहसासात बता नहीं पा रहा था। क्या वो अपनी ज़िंदगी में किसी को दाखिल कर सकेगा? क्या जो आने वाली लड़की इसकी शरीके हाथ होगी, इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकेगी? जैसे इसके माँ-बाप एक दूसरे से बेखबर अपनी दुनिया में मगन थे, अपनी पार्टीज़ में और अपने बिज़नेस डीलिंग में, तो क्या आने वाली लड़की भी इसकी ज़िंदगी में ऐसी होगी? ये सब सोच कर ही वह परेशान हो जाता है। इसने गहरा सांस लिया, कुर्सी से उठा और कुर्सी की पुर्श से अपना कोट उठाते हुए गाड़ी की चाबी और मोबाइल को हाथ में पकड़ते अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया था। इसे अब रात को लाहौर जाने के लिए अपना सामान की पैकिंग करनी थी, और लाहौर जाकर इसे नहीं पता था कि किस्मत इसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। जिस चीज़ के लिए वो भाग रहा था, तकदीर वही इसकी झोली में डालने वाली थी। हुरैन जब सोकर उठी तो इसे घर में एक अजीब सी हलचल का एहसास हुआ। इसे लगा कि शायद ताई के कोई मेहमान आए हैं या ताया अब्बू आ गए हैं। ताया अब्बू की मौजूदगी में वो अपने आप को बहुत सिक्योर फील महसूस करती थी, क्योंकि वो अपने ताया अब्बू को जानती थी कि वो इनसे कितना प्यार करते हैं। जब वो पैदा हुई थी तो ताया अब्बू ने कहा था, ये मेरी बेटी है, और यही बात ताई को नागवार गुजरी थी। वो जान गई थी कि इसके ताए ने ये बात क्यों कही कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए इसको अपनी बहू बनाना चाहते थे, और हुरैन थी भी इतनी प्यारी कि कोई क्यों ना चाहेगा कि उसके घर की रौनक बने। लेकिन ताई की नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई जैसे ही वो बड़ी हो रही थी, और अब जैसे ही वो अपने बेड से उठी, इसने बाहर हलचल देखी थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये हलचल इसके लिए क्या क्या अज़ाब लाने वाली है। इससे पहले कि वह बेड से नीचे कदम रखती, धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। ताई अपने चेहरे पर सख्ती लिए इसके कमरे में दाखिल हुई थी। वो कमरा कम स्टोर रूम ज़्यादा था, जहाँ पर घर की फालतू चीज़ें रखी गई थी, और एक साइड पर हुरैन का बिस्तर लगा दिया गया था। वो भी टूटा हुआ बेड जो इसकी माँ के जहेज़ का था, और वो अब हुरैन के इस्तेमाल में था। उठी नहीं तुम मनहूस, अभी तक कब तक बेड को तोड़ती रहोगी? उठो जल्दी से, और ये लो कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आ जाना।
زہریلے لہجے میں کہتی ہوئی تائی نے جوڑا اس کی طرف پھینکا تھا۔ حورین نے ایک یکدم کپڑوں کی طرف دیکھا تھا، وہ بالکل ہی نیا جوڑا تھا۔ اسے یہ کب نصیب ہوتے تھے نئے کپڑے، نہ عید پر نہ ہی تہوار پر، اور اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی اس کی تائی کہ ایک نیا جوڑا جو گلابی رنگ کا تھا اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ کس لیے؟ حورین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ زبان نہ چلاؤ، جو میں نے کہا ہے وہ کر، اور خبردار باہر آ کر تم نے کچھ بھی کہا نا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی اور پھر ساری زندگی گونگی بنتی رہنا، اور میں کہیں پہ تمہیں بیچ دوں گی اگر تم نے کچھ بھی کہا تو۔ تائی اپنی زہریلی زبان سے زہر اگل کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور حورین حیرت سے کبھی جوڑے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی باہر جاتے دروازے کی طرف جہاں سے تائی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حورین نے وہ گلابی کلر کا جوڑا پہنا تھا اور کچی دیوار پر لٹکے ہوئے شیشے میں اپنا آپ دیکھا تھا۔ آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر چھائے غم کے اثرات واضح تھے، لیکن وہ گلابی رنگ کے جوڑے میں بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اپنے سر پر دوپٹے کو ٹکاتے ہوئے وہ ڈر و خوف لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی جو ایک اسٹور روم سے کم نہیں تھا۔ باہر قدم رکھتے ہی اسے دیکھا، صحن بالکل خالی تھا۔ آخر تائی نے اسے یہ اتنا پیارا جوڑا کیوں دیا تھا؟ وہ قدم قدم چلتی آوازوں کی سمت بڑھ رہی تھی جو بیٹھک سے آ رہی تھی، اور اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو وہاں پر 2 عورتیں اور 3 آدمیوں کو وہاں پر بیٹھے دیکھا جو اس کی ہی طرح متوجہ ہوئے تھے، اور تائی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر حورین کو دیکھا اور اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہاں پر بیٹھے 5 وجود کو جیسے سکتہ آ گیا تھا۔ اتنی پیاری اور اتنی نرم گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ کر تو سبھی کے منہ کھل گئے تھے۔ حورین قدم قدم چلتی ہوئی پاس رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تائی نے اپنے سر کا بوجھ اتار کر کسی ایسی جگہ پر ڈالنا چاہ رہی ہے جہاں پر اس کی زندگی زیت بن جائے گی۔ اس نے نظر اٹھا کر سب کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن مجبوراً جب اس کے کان میں آواز پڑی تو حورین نے مجبوراً نظر اٹھا کر اپنے سامنے وجود کو دیکھنا پڑا جس کے ساتھ اس کا نصیب جوڑا جا رہا تھا۔ جی بہت پیاری ہے تمہاری بھتیجی، تو مجھے بہت پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ کیوں بیٹا تمہیں پسند ہے؟ اس عورت نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو بے اختیار حورین کی نظر اس طرف اٹھی تھی اور اسے لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے بیٹھا ہوا وجود کوئی 21-22 سال کا یا 25 سال کا لڑکا نہیں تھا، وہ ایک مرد تھا جو 40 سال سے اوپر اپنی زندگی گزار چکا تھا۔ اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس گردن کے پیچھے تھوڑے سے بال تھے۔ گندمی رنگ سے بھی زیادہ گہرا رنگ تھا، اور وہ چائے کا سپ لیتے لیتے آوازیں دیتے ہوئے پی رہا تھا۔ حورین کا دل کیا کہ وہ اس سے بہتر زہر کھا کر مر جائے، لیکن اس سے زہر کھانے کی بھی اجازت کہاں تھی۔ سامنے بیٹھے مرد نے ایک چائے کی چسکی لیتے ہوئے مزے سے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر بیٹھے سبھی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی، اور حورین کا مستقبل اور نصیب اس کی تائی نے لکھ دیا تھا۔ اگر اس کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کا مقدر ایسے نہ لکھتی ایسے شخص کے ساتھ، اس کی شادی نہیں کرتی، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے آنے والے جمعے میں اس کا نکاح سادگی سے طے ہوا تھا۔ حورین تو اپنے نصیب پر رو رہی تھی کہ آخر وہ اتنا بوجھ کیوں ہے تائی پر۔ اس نے آج تک کبھی تائی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا برا چاہا تھا۔ اس کے باپ کی ساری جائیداد اس کے باپ کی ساری دکانیں تائی اور تایا قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ تایا کا رویہ بھی اس کے ساتھ اس لیے میٹھا تھا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام پر کر کے جا چکا تھا، اور تائی اس بات سے بے خبر تھی۔ اگر اس سے خبر ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے سونے کی چڑیا کو اس گھر سے نہ نکلنے دیتی، اور شادی کے بعد ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کر دیتی۔ لیکن قسمت تو اس حورین کے ساتھ بھی تھی۔ مصطفیٰ ضیاء لاہور پہنچ چکا تھا، اور پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنی دادی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہا تھا۔ بچپن سے لے کر جب وہ 5 سال کا ہوا تو اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا، اور پھر وہ اپنی پڑھائی پوری کرنے باہر چلا گیا تھا، اور جب اپنی پڑھائی پوری کر کے اور ساتھ اس نے جاب سٹارٹ کر دی تھی، وہ کبھی بھی اپنے باپ کے پیسوں سے اپنا مستقبل نہیں بنانا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی لاہور میں اس کا اچھا خاصا گھر تھا اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہتا تھا، اور اب بس اپنی دادی سے ملنے وہ اپنے باپ کے گھر آتا، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے۔ اب بھی وہ اپنی دادی کے سامنے بیٹھا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ان کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پہ جھریاں واضح تھیں۔ مصطفیٰ میرے بچے، کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو؟ کیوں تم شادی نہیں کر رہے اور مجھ بوڑھی کو بھی سکون کی موت کیوں نہیں مرنے دیتے؟ تم جانتے ہو کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑے ہو۔ تم 30 سال کے ہو گئے ہو اور اگلے کچھ مہینوں تک تم 31 کے ہو جاؤ گے۔ اپنی زندگی پر رحم کرو۔ کیوں اپنی ماں باپ کی زندگی کو دیکھ کر تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھو میں اب تم سے ناراض ہو جاؤں گی اگر تم نے شادی کی حامی نہیں بھری تو، مصطفیٰ کی دادی نے بڑے ہی مان کے ساتھ اسے کہا تھا، اور مصطفیٰ ضیاء نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی دادی کے ہاتھوں کو چوما تھا۔ میری پیاری دادی، کیوں مرنے کی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے قیامت تک آپ زندہ رہیں گی، شاید میرے مرنے کے بعد بھی ابھی آپ زندہ رہیں گی کیونکہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی یہ ضد میں پوری نہیں کر سکتا آپ جانتی ہیں، اور اگر آپ نے دوبارہ کہا تو میں پھر یہاں پر آپ سے ملنے بھی نہیں آؤں گا۔
मुस्तफ़ा ज़िया को भी तरीके आते थे अपनी दादी को हैंडल करने के लिए। इसने भी दादी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिस पर दादी की आंखों में नमी आ गई। मुस्तफ़ा, तुम मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे। एक तरफ तुम्हारा बाप है जिसे अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं है, दूसरी तरफ तुम हो जिसे अपनी दादी की फ़िक्र नहीं है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कुछ कहता, अपनी दादी को इसके फ़ोन की रिंग बजी थी और इसने पॉकेट से फ़ोन निकाला था और इस पर ऑफिस का नंबर देख कर इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया था। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर में तुम सब लोगों को बैठाओ और हाँ, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये एक डील हमें ही मिलनी चाहिए। मुस्तफ़ा ज़िया ने कहते हुए फ़ोन बंद किया था और अपनी दादी की तरफ देखा था। अच्छा दादी, अब मैं अगली दफ़ा आऊँगा ना तो फिर आपको खुशखबरी सुनाऊँगा, बस आप अपना दिल थोड़ा मत करें। मुस्तफ़ा ने अपनी दादी को बुलाया था और वो जानता था कि वो बहल भी जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा ज़िया के मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ को तकदीर ने स्याह स्याही से अपने पास लिख लिया था। वो वाक़ई अगली दफ़ा आकर दादी को खुशखबरी देने वाला था, लेकिन क्या वो इस खुशखबरी से खुद खुश होने वाला था? ये तो आने वाला वक़्त ही बताने वाला था। दिन बहुत जल्दी से गुजर रहे थे और आखिर वो दिन आ गया था, जुम्मे का दिन, जिस दिन हुरैन का निकाह था। लेकिन वो अपनी इस बर्बादी पर आंसू भी नहीं बहा पाई थी। वो पत्थर की हो गई थी। आखिर क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा था? आखिर इसने किसका क्या बिगाड़ा है? 40 साल के शख्स के साथ इसे ब्याह जा रहा था। आखिर वो क्यों इस दुनिया में आई थी? इसने एक बार सोचा कि वो अपनी जान ले ले, लेकिन फिर यही सोचकर रुक गई, ये हराम का काम करने से बेहतर है कि वो बाकी की अपनी सारी ज़िंदगी एक ज़ियत में गुजार दे। अभी वो इसी सोचों में थी कि जब इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और हमाद अंदर दाखिल हुआ था। हमाद को देखती हुरैन के पाँव के नीचे ज़मीन निकली थी। वो अपने बेड पर रखा सुर्ख जोड़ा देख रही थी जब हमाद कदम कदम चलता हुआ इसकी तरफ आया। क्यों, क्या हुआ हुरैन? मेरी तरफ देखकर परेशान क्यों हो गई हो? तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? बस खुद को तैयार कर लो। इस बुड्ढे की किस्मत को चमकाने से पहले मैं तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता हूँ, तुम्हारे एक एक लम्स को महसूस करना चाहता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हमाद की खबासत से भरी बातें सुनकर हुरैन की रूह तक कांप गई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती या वो कुछ करता, ताई फौरन कमरे के अंदर आई थी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? ताई ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो हमाद वहां से नदोयारा हो गया। इसके पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन वो हुरैन को आने वाले वक्त का बता गया था, जिसे सोचते ही हुरैन के हाथ पांव फूल गए थे। और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? शाम से पहले तैयार हो जाना, शाम को तुम्हारा निकाह है 7 बजे। और हाँ, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात अपने ताए के सामने की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें अगली सुबह देखनी नसीब नहीं होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ताए को मनाया है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो फिर देखना। इतनी बात कहकर ताई बाहर चली गई थी और हुरैन वहीं पर बैठी बहते आंसू के साथ बेबस थी। आखिर इसकी किस्मत में ये सब कुछ क्यों था? इसने सुर्ख जोड़े को पकड़कर दूर फेंका था। आज इसने पहली मर्तबा गुस्सा किया था। इसका हक बनता था कि वो गुस्सा करे। इसकी किस्मत जिसके साथ लिखी जा रही थी वो किसी अजाब से कम नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम? इस वक्त मुस्तफ़ा ज़िया ट्रैक सूट पहने कान में हैंड फ्री लगाए अपने घर से बाहर जा रहा था जब इसका दोस्त अजीम ने पूछा, जो टीवी लगाए बैठा था। वो अक्सर इसके घर आ जाता था जब इसके माँ बाप यहाँ पर नहीं होते थे। इसके माँ बाप हमेशा बाहर के मुल्क रहते थे और अजीम का कारोबार लाहौर में था और वो अक्सर अपने फ्लैट पर टाइम गुजारने की बजाय मुस्तफ़ा ज़िया के घर पर आ जाया करता था। दोनों ही स्कूल के ज़माने के दोस्त, दोनों ही एक दूसरे की गमी खुशी को महसूस करते थे। मुस्तफ़ा ज़िया के वालिदैन होने के बावजूद अकेला था और अजीम के वालिदैन बाहर के मुल्क थे और वो यहाँ लाहौर में अकेला था। अपने वजूद को तुमने देखा है? खाते हो और बैठ जाते हो, भैंसा बनते जा रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है इतना मोटा होने का, इसलिए मैं खाना खाने के बाद जॉगिंग वॉक करता हूँ। तुम्हें तो इस बात का पता है, फिर मुझसे पूछ रहे हो? मुस्तफ़ा ज़िया ने लापरवाही से जवाब देते हुए अपने शूज़ के लेसेस बंद किए थे और एक नज़र अजीम पर डाली थी, जिसने मुस्तफ़ा ज़िया की बात को एक कान से डाला था और दूसरे कान से निकाल दिया था। वो हमेशा ऐसे ही करता था। इसका दिल जो चाहता था वो खा लेता था, लेकिन फिटनेस के मामले में मुस्तफ़ा ज़िया इससे ज़्यादा था। वो हमेशा अपनी फिटनेस का ख्याल रखता था और अब भी वो खाना खाने के बाद बाहर वॉक करने के लिए जा रहा था। अजीम का कोई जवाब ना पाकर मुस्तफ़ा ज़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी और वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। ताई का तो खुशी से कोई ठिकाना नहीं था और हुरैन के ताया बस इसी बात से खुश थे कि हुरैन इस रिश्ते से खुश है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हुरैन इस रिश्ते से खुश नहीं है। दूसरी तरफ हुरैन सुर्ख जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी थी। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। निकाह कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। अभी मेहमानों की आमद थी जब एक धाड़ से दरवाज़ा खुला था और दरवाज़ा खुलते ही हमाद अंदर दाखिल हुआ था। हमाद को देखते ही हुरैन फौरन अपने बेड से उठी थी और सीधा दीवार के साथ लगी थी, जहाँ पर पीछे खिड़की थी और वो खिड़की से इनकी पिछली तरफ खुलती थी। हमाद की आंखों में शैतानियत थी, वहशत थी, हवस थी, जिसको देखकर हुरैन को अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। वो तो समझी थी कि वो इसे डराने के लिए आया था, लेकिन ये क्या, वो तो वाकई इसकी इज्जत को तार-तार करने के लिए आया था। इससे बेहतर वो मर जाती, इस दुनिया से चली जाती, लेकिन अपनी इज्जत को तार-तार होते हुए वो नहीं देख सकती थी। इसने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए और पीछे दीवार थी। वो दीवार क्यों थी? इसने आज इस दीवार को कोसा था। काश पीछे दीवार ना होती, कोई कुआं होता तो वो नीचे कूद जाती, मर जाती, लेकिन अपनी इज्जत को यूं तार-तार होते नहीं देखती। हमाद कदम कदम उठाता इसके पास आ रहा था। इसके पाँव की लड़खड़ाहट से पता चल रहा था वो आज पीकर आया है। इसकी सोबत ऐसी थी कि गली के गंदे लड़कों में बैठता बैठता था और वो हमेशा शराब पीकर आता था। इस बात की खबर इसकी माँ को भी नहीं थी।
ہما جیسے ہی اس کے پاس آیا، اس نے آتے ہی حورین کو اپنے بازو میں جگڑا تھا اور اپنے گندے اور بو والے ہونٹ اس کے ہونٹوں کی طرف لے کر آیا۔ حورین نے فوراً سے پیچھے کیا، لیکن وہ مضبوط مرد تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بے بس ہوئی۔ جب بات کسی لڑکی کی عزت پہ آ جائے تو وہ چاہے کتنی کمزور سی بھی ہو، اس ٹائم پر بہادر بن جاتی ہے۔ حورین نے فوراً آنکھیں کھولی تھی، اس سے پہلے کہ حماد اس کے ہونٹوں پر جھکتا، حورین نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ اٹھا کر سیدھا حماد کے سر پر مارا۔ وہ جو پہلے ہی نشے میں تھا، اس کے سر پر چوٹ لگنے پر فوراً اپنا سر پکڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ایک طرف حورین اپنی عزت بچا کر سکون کا سانس لیا تھا، تو دوسری طرف تائی کا سوچ کر اس کی جان اٹک گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں آئے گی تو اس کے لاڈلے بیٹے کو خون میں دیکھ کر وہ اس کا کیا حال کرے گی، یہی سوچتے ہی حورین کو گھبراہٹ شروع ہوگی۔ اس نے جلدی سے عید کی نظر ڈالی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک ہی وہ پیچھے ہٹی اور اس کا بازو کھڑکی کے دروازے کو لگا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ اس نے فوراً باہر کی طرف دیکھا، پچھلی طرف کا رستہ بالکل خالی تھا، وہاں پر مہمان نہیں تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے، اس نے جلدی سے اپنے بیڈ کی گندی چادر کو کھینچا اور اپنے اوپر اوڑھی اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اسے بس اپنے آپ کو بچانا تھا، کسی صورت بچانا تھا۔ اپنی عزت کو تو بچا چکی تھی، لیکن اپنے نصیب کو اور اپنی آنے والی زندگی کو اس نے بچانا تھا۔ قسمت نے اسے موقع دیا تھا اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہمان سارے گھر کے برآمدے میں موجود تھے، جہاں پر سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے اور اس بات سے انجان کے اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ حورین وہاں سے بھاگ گئی تھی اور وہ بھاگتے بھاگتے بڑی سڑک پر آ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے بھی اسے سردی نہیں، اپنی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے چلتے آگے بڑھ رہی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سرخ جوڑا پہنے اور اپنے اوپر ایک گندی چادر اوڑھے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ اسے بڑی ہی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، کئی تو اسے بری نظر سے دیکھ لیتے، لیکن وہ سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے ایک سوسائٹی کا ایریا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اندر قدم رکھا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا کہ آخرکار یہاں پر وہ محفوظ ہوگی۔ یہ سوچتی اس نے گہرا سانس لیا۔ تائی جیسے ہی حورین کے کمرے کا دروازہ کھولا، تائی نے جیسے ہی حورین کے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ نکاح شروع ہونے والا ہے۔ لڑکے والوں کی خواہش تھی کہ لڑکا لڑکی کے سامنے ہی اپنے نکاح کو قبول کرے اور نکاح شروع کرے۔ تائی نے جا کر جیسے دروازہ کھولا تو سامنے خون میں پڑے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تائی بھی اندر بھاگا۔ سبھی مہمان کمرے کی طرف آئے اور آگے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ حماد خون میں لت پت پڑا تھا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ سب اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہائے منوس چلی گئی، بھاگ گئی، ہمارا نام خراب کر کے پہلے ہی بد کردار تھی، میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی اور اب میرے بیٹے کو مار کر بھاگ گئی۔ تائی بار بار حورین کو کوس رہی تھی اور سبھی منہ پر ہاتھ رکھے کبھی حماد کو دیکھتے تو کبھی حورین کی تائی کو دیکھتے، اور کچھ لوگ تو حورین کی کردار کی دھچیاں اڑا رہے تھے اور کچھ لوگ افسوس کر رہے تھے۔ جنہوں نے دولہے کو دیکھا تھا وہ شکر کر رہے تھے کہ لڑکی کی جان بچی، وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ اگر وہ یہاں سے نہ بھاگتی تو وہ اس بڈھے کے ساتھ بہی جاتی، اور اسی ساری باتوں میں حورین کے تایا اپنے بیٹے کو اٹھائے ہسپتال کی طرف بڑھ گئے تھے اور تائی وہیں بیٹھی حورین کو کوس رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور مصطفیٰ ضیاء اپنے دھیان میں اپنے کانوں پر ہینڈ فری لگائے واک کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک اس سے کوئی وجود ٹکرایا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے ساتھ ٹکرائے وجود کو دیکھا، اس کی چادر سے آتی گندی بو اس کے ناک سے ٹکرائی تھی اور وہ دو قدم پیچھے ہٹا۔ وہی حورین زمین پر ڈھیسی گئی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ ضیاء اسے کوئی نوکرانی سمجھ کر یا کوئی بھیک مانگنے والی سمجھ کر آگے بڑھتا، جب اس کے چہرے پر سے وہ چادر ہٹی اور اس کا چاند کی چاندنی جیسا حسن اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی لال رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل جو آنسو سے بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں چھوڑ گیا تھا۔ ایک دم سے مصطفیٰ ضیاء ٹھٹکا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ مصطفیٰ ضیاء اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حورین اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اچانک اس کی نظر اپنے سامنے وجود پر پڑی، جس کی گہری برون بال، گہری برون آنکھیں، چہرے پر داڑھی اور سفید رنگت۔ وہ کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا، چوڑی جسامت اور سحر انگیز شخصیت۔ ایک دم سے حورین ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کہاں آ گئی؟ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، کہیں یہ شخص مجھے اپنے ساتھ کہیں لے نہ جائے۔ اسی کشمکش میں تھی جب مصطفیٰ ضیاء نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ ہلایا تھا۔ ہیلو لڑکی، تم کہاں سے آئی ہو اور یہاں اس حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے گھر کا پتہ دو، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ مصطفیٰ ضیاء کی گمبھیر آواز جیسے اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ سامنے والا شخص اس کی عزت کا لٹیرا نہیں بلکہ اس کی عزت کا محافظ بن سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنا حلق تر کیا کچھ بتانے کے لیے کہ جب پیچھے سے پولیس وین آ کر رکی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ پولیس والا جو ابھی یہاں نیا نیا اس علاقے میں آیا تھا اتر کر دونوں کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ ضیاء کچھ کہتا پولیس والا آگے بڑھا تھا۔ اس نے حورین کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ لڑکی کو بھگا کر لے آئے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ماں باپ کی فرمان بچے، اگر لڑکی کو بھگا کر لے کر آگے ہو تو اس کو اپنے گھر لے کر جاؤ، یوں سڑکوں پر کیوں تماشا بنا رہے ہو اس لڑکی کا؟ پولیس والے نے لڑکی کی عمر اور اس کی جسامت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کم عمر ہے۔ مصطفیٰ ضیاء تو پولیس والے کو دیکھ کر ہکا پکا رہ گیا تھا، جس نے ایک سیکنڈ میں اس لڑکی کو اس کی بیوی بنا دیا تھا۔ دیکھیں سر، آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری بیوی
बस बस बहुत सुन लिया तुम्हारी बातें, चलो अब शाबाश, इसको लेकर अपने घर चलो। अभी मुस्तफ़ा ज़िया अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था कि फ़ौरन पुलिस इंस्पेक्टर बोल पड़ा। मुस्तफ़ा ज़िया गुस्से गुस्से से मुठियाँ भींच कर रह गया। क्या मुसीबत है इसके, क्या मुसीबत इसके गले में पड़ गई थी? काश वो आज बाहर ना निकलता, कि वो क्यों जा रहा था बाहर। काश वो अजीम की बात वो मान लेता और वो घर में ही रह जाता, ये मुसीबत इसके गले में ना पड़ती। इससे पहले कि मुस्तफ़ा ज़िया मज़ीद कुछ कहता, हुरैन ने फ़ौरन दोनों की तरफ देखा। ये इसका आखिरी मौका था। वो इस शख्स के साथ जाती और फिर वहाँ से जैसे माफ़ी मांग कर किसी महफूज जगह पर चली जाती। अगर वो रात के इस पहर कहीं और जाती तो कोई भेड़िया से नौच डालता। इसने फ़ौरन पुलिस वाले की तरफ देखा। सर, ये मेरे शौहर हैं, हमारा झगड़ा हो गया था, इसलिए ये मुझे मनाने के लिए आए हैं। मैं इनके साथ जा रही हूँ, आप परेशान ना हो। हुरैन की बात सुनकर मुस्तफ़ा ज़िया को 100 वॉलेट का झटका लगा था। इसने हैरत से अपनी गर्दन को बल देकर इसे छोटी सी लड़की की तरफ देखा था, जिसने इसे फ़ौरन से अपना शौहर मान लिया था। जैसे वो इसकी तरफ देखकर कह रहा हो, वाकई में तुम्हारा शौहर हो। इसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूटे हुए थे। इसकी आंखों का मतलब समझकर हुरैन ने फ़ौरन अपना सर झुका लिया था और वहीं पुलिस वाले ने मुस्तफ़ा ज़िया को सर से लेकर पाँव तक देखा था। मुझे तो तुम काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो, इस सोसाइटी में रहते हो, लेकिन तुम्हें इस लड़की का हुलिया देखकर इस लड़की के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसे घर लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी थाने में बंद कर दूंगा। फिर सारी जिंदगी चक्की काटते रहना। वैसे भी तुम लोगों ने लड़कियों की जिंदगियों का मजाक बनाया हुआ है। पुलिस वाला लगता था कि जैसे वो पहले से तपा हुआ था। वो सारा गुस्सा मुस्तफ़ा ज़िया पर ही निकाल रहा था और मुस्तफ़ा ज़िया ने आगे बढ़कर इसकी तरफ उंगली की थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, और आप इस लड़की की वजह से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ज़िया की आवाज़ ऊंची हुई थी। हेलो मिस्टर, तुम कौन हो कौन नहीं हो मैं नहीं जानता, और ये लड़की नहीं तुम्हारी बीवी है। इस लड़की ने खुद इतराफ़ किया है। चलो शाबाश, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। इससे पहले कि मुस्तफ़ा ज़िया कुछ कहता है, इसे अपनी वैन की तरफ इशारा करने का कहा इंस्पेक्टर ने। मुस्तफ़ा ज़िया का दिल कर रहा था कि वो साथ खड़ी सुर्ख जोड़ा पहने लड़की की गर्दन दबा दे। आखिर क्या मुसीबत इसके गले में पड़ गई थी? मुस्तफ़ा ज़िया अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार पुलिस वैन में बैठा था। इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और इस सोसाइटी के सारे पुलिस वाले से जानते थे। ये लगता था कि नया पुलिस वाला आया था जो मुस्तफ़ा ज़िया को नहीं जानता था, इसके किरदार को नहीं जानता था, और अब इसको इस लड़की के साथ अपनी पुलिस वैन में बैठाए इसके घर की तरफ रवाना था। गाड़ी घर के बाहर आकर खड़ी हुई थी और मुस्तफ़ा ज़िया के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। इसने सामने बैठी छोटी सी लड़की को बड़े गौर से देखा था, जैसे अभी अपनी नज़रों से कत्ल कर देगा। और फ़ौरन ही अ, और फ़ौरन ही वैन पुलिस और फ़ौरन ही पुलिस वैन से उतरा था। इसने इर्द-गिर्द जायज़ा लिया था। शुक्र है सोसाइटी के लोग अपने-अपने घरों में होते हैं, किसी ने इसे पुलिस वैन से उतरते नहीं देखा था। अगर कोई देख लेता तो इसकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाता जो इतने अरसे से बनाई थी। इसके नीचे उतरते ही पुलिस वाला भी आ गया था और हुरैन भी पुलिस वैन से नीचे उतर गई थी। चलो शाबाश, लेकर जाओ अपनी बीवी को अंदर, और ये मत भूलना कि मेरी तुम पर नज़र नहीं है, मैं तुम पर नज़र रखूँगा। यहाँ पर मेरे बंदे हैं, वो राउंड लगाते रहते हैं। वो आकर बता देंगे अगर तुमने तुमने फिर से अपनी बीवी को घर से निकाला तो। पुलिस वाले ने अपनी तरफ से नेकी का काम किया था दो प्यार करने वाले जोड़ों को मिलाकर, लेकिन वो नहीं जानता था ये दो प्यार करने वाले जोड़े नहीं एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुस्तफ़ा ज़िया को अंदर की तरफ जाने का इशारा दिया। हुरैन की चादर सर से ढलक चुकी थी और इसका सुर्ख दुपट्टा इसके सर पर था और अब इसकी बेड की चादर इसके कंधों पर थी, और मुस्तफ़ा ज़िया गुस्से से दांत पीसते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था और पीछे पीछे हुरैन छोटे छोटे कदम लेकर बढ़ रही थी। सुनो लड़के, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अच्छा जल्दी से लेकर जाओ इसे अंदर। पुलिस वाले ने पीछे से आवाज़ लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी और मुस्तफ़ा ज़िया ने पीछे मुड़कर हुरैन को देखा था। चलो, तुम्हारे कदमों में जान नहीं है, आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा ज़िया ने गुस्से से कहा था। हुरैन फ़ौरन तेज़ कदम उठाती इसके मुकाबिल चलने लगी थी। घर में अजीम मुस्तफ़ा ज़िया की दादी के साथ वीडियो कॉल पे मसरूफ़ था। इसके जाने के बाद ही वो घर में अपने आप को बोर महसूस कर रहा था। इसने मुस्तफ़ा ज़िया की दादी को वीडियो कॉल कर ली थी। घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला था तो अजीम जो दादी से वीडियो कॉल पे बात करता है, इसने फ़ौरन ही कैमरा दरवाजे की तरफ किया। देखें दादी, आपका पोता अय्याशी करके आ गया है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के। इसकी बात मुंह में रह गई थी जब अंदर मुस्तफ़ा ज़िया के साथ दुल्हन के लिबास में सुर्ख जोड़े में एक लड़की अंदर आई और अजीम की वहाँ पर ब्रेक लगी थी। वीडियो पे देखती हुई दादी पे तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे। इसके ज़हन में मुस्तफ़ा ज़िया की बात आई थी कि वो कुछ दिनों में इनको सरप्राइज़ देने वाला है, इनको खुशखबरी देने वाला है। तो क्या मुस्तफ़ा ज़िया ने शादी कर ली? ये सोचते ही एक तरफ दादी खुश हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ लड़की की तरफ देखकर इन्हें हैरत हुई थी कि मुस्तफ़ा ज़िया जो खुद 30 साल का है, वो एक छोटी लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है? लेकिन ये परेशानी इनकी एक तरफ थी, दूसरी तरफ वो इसी बात पे खुश थी कि मुस्तफ़ा ज़िया ने शादी कर ली थी। अज़ीम, मैं आ रही हूँ अपने ड्राइवर के साथ, तुम मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे पता है मुस्तफ़ा इसे ज़रूर डांटेगा, मैं फ़ौरन आ रही हूँ, इसको किसी बड़े की ज़रूरत है। दादी ने ना तो अज़ीम की बात सुनी और ना ही मुस्तफ़ा की बात सुनी। हुरैन इस पूरे घर को देख रही थी, वो घर किसी महल से कम नहीं था। अज़ीम ने फ़ौरन अपने होश में आते हुए फ़ोन बंद किया था और आगे कदम बढ़ाए थे।
मुस्तफ़ा यार तुमने शादी कर ली, तुम तो वो करने गए थे, क्या वो करते करते तुमने निकाह पढ़ा लिया? मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारा गवाह बन जाता, मैं मिठाई लेकर आता, मुंह मीठा करते, दावत करते, मेहमानों को बुलाते। अजीम की नॉन स्टॉप बात शुरू हो चुकी थी जब मुस्तफ़ा ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। बकवास बंद कर अपनी, मैंने कोई शादी नहीं की, ये मुसीबत मेरे गले में पड़ गई है, पता नहीं कहाँ से भाग कर आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, कोई नया इंस्पेक्टर आया है जो मुझे जानता ही नहीं है, इसने पकड़ कर मुझे इसका शौहर बना दिया और अब मुझे घर में दाखिल करके वो सांस ले रहा है बाहर, और मेरे ख्याल में वो बाहर ही खड़ा होगा। मेरी तो ज़िंदगी अजाब बन गई है, मैं पछता रहा हूँ आज बाहर क्यों निकला था। मुस्वा ज़िया बोलता हुआ जाके सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। 30 साल का वजीहा मर्द आज अपने सर पकड़कर बैठा था, जिसने इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग की थी और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए थे, और ज़रा भी नहीं घबराया था। आज वो एक लड़की के सामने बेबस हो गया था, वो इसकी बीवी बन गई थी जो इसकी बीवी थी ही नहीं। मतलब तुम दोनों ने शादी नहीं की, ये कहासाती मियाँ बीवी हैं। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम पुलिस इंस्पेक्टर को कह देते कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, लेकिन यार ये तुम्हारी बीवी ही तो लग रही है। अजीम ने बात करते हुए स्लो मोशन में गर्दन घुमाकर हुरैन की तरफ देखा जो हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थी। वो नहीं जानती थी कि मसला इतना ख़राब हो जाएगा, वो बस ये समझती थी कि ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाएगा और ये इस शख्स को कहकर किसी महफूज जगह पर चली जाएगी। लेकिन वो महफूज जगह जाने की बजाय इसी के घर आ गई थी जहाँ पर 2 मर्द वहाँ पर मौजूद थे। इससे अपना आप छुपाना मुश्किल हो रहा था। अजीम की नज़रें फ़ौरन झुकी थी। वो इतनी वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं थी, वो एक मासूम सी गुड़िया थी। अगर मुस्तफ़ा ज़िया इसे अपना लेता तो वो किस हालात में निकली थी, तो वो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। ये सब सोचते ही अजीम के जहन में एक तरकीब सूझी थी। यही मौका था मुस्तफ़ा ज़िया को काबू करने का, वो भी दादी के साथ था, और अगर दादी को ये पता चल जाता कि ये मुस्तफ़ा की बीवी नहीं है तो मुस्तफ़ा फिर बच जाता और शायद वो कभी शादी ना करवाता। अजीम के हाथ में मौका था मुस्तफ़ा ज़िया की दादी को भी खुश करने के लिए और मुस्तफ़ा ज़िया की ज़िंदगी में इस मासूम सी लड़की को भी दाखिल करने के लिए। अच्छा मुस्तफ़ा यार छोड़ो सब बातें, वो बच्ची कितनी परेशान है, इसको कमरे में लेकर जाओ, इसको कुछ खाने वगैरह के लिए दो, मुझे लगता है इसके साथ कुछ हुआ है, हम बैठकर आराम से बातें करते हैं, और तुम्हें मैंने एक और बात भी बतानी है। इतना कहकर अजीम ने मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा जो खा जाने नज़रों से अजीम को देख रहा था। ऐसे मत देखो मेरी तरफ यार, खुदा का खौफ करो, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ऐसा करें आप भाभी, आप इस कमरे की तरफ आएँ। भाभी का लफ्ज़ इस्तेमाल होने पर मुस्तफ़ा ज़िया वहाँ सोफ़े से उठा था अज़ीम को मारने के लिए कि अज़ीम फ़ौरन से पीछे हटा। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बन जाएगी मेरी भाभी, तुम बात को नहीं समझ रहे। मुझे पहले इनको किसी कमरे में लेकर जाने दो, फिर मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ। अज़ीम ने मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा और देखते हुए इसे दूर रहने का इशारा किया। मुस्तफ़ा ज़िया के पास अल्फ़ाज़ नहीं थे कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे या बोल सके। वो दोबारा सोफे पर बैठ गया था और अजीम ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हुरैन को आगे आने का इशारा किया था। वो इसे कमरे की तरफ ले गया था जो अमूमन गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। आप यहाँ पर आराम से बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, लगता है आप बहुत दूर से आई हैं। अपने अप, आप अपने आप को यहाँ पर महफूज महसूस कर सकती हैं। अजीम की बात पर हुरैन को कुछ दिलासा मिला था। वो ये तो समझ गई थी कि ये दोनों आदमी यहाँ इस घर में रहते हैं और शरीफ है, यहाँ इसकी इज्जत महफूज है। अज़ीम वहाँ पर इसे बैठाकर वो किचन में चला गया था। वहाँ से अब बने हुए नूडल्स और पानी का गिलास लेकर वो दोबारा गेस्ट रूम में आया था। ये लें आप, ये पिएँ और खाएं और रिलैक्स रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करें। अज़ीम ये कहकर वहाँ से चला गया था और हुरैन अज़ीम को जाते हुए देख रही थी। एक वो हमा था जो इसकी इज्जत को तार-तार करने पर तुला था, जो इसका कज़न था, इसके ताए का बेटा था, और एक ये शख्स जो इसका कुछ लगता नहीं था और इससे यहाँ पर हौसला दे रहा था, और एक बाहर बैठा शख्स जिसको वो अपना शौहर कह चुकी थी। इसने भी इसकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा था। क्या ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं? क्या ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं? हुरैन ये सोचते इसकी आंखें नम हुई थी और अपने सामने पड़ी ट्रे को देखा था जिसके अंदर नूडल्स का बॉल और एक पानी का गिलास था, लेकिन इसके हलक से कोई भी चीज़ उतरने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ बोलो, क्या बकवास करनी थी तुमने? और तुम इस लड़की को यहाँ पर बैठाकर ऐसे आए हो जैसे वाकई वो सच में तुम्हारी भाभी है। यार पागल हो गए हो, पता नहीं कहाँ से भाग कर आई है और तुम इसे भाभी भाभी कह रहे हो। जितनी जल्दी हो सके पुलिस को इन्फॉर्म करो, इसे यहाँ से चलता करो, मैं मजीद अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुस्तफ़ा ज़िया ने तख्त लहजे में कहा था। अजीम गहरी सांस लेकर रह गया था। यार एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे डांटना मत, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो हकीकत है। अजीम ने कहकर मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा था जो हैरत इसकी तरफ देख रहा था कि अब अजीम क्या कहने वाला है। एक तमाशा तो इसके साथ हो गया था अब, और मजीद क्या तमाशा लगने वाला है। जब तुम घर में आए थे तो दादी वीडियो कॉल पर थी, मैं बोर हो रहा था तो मैंने इन्हें वीडियो कॉल मिला दी और मुझे लगा कि तुम अकेले हो, इसलिए मैंने फ्रंट कैमरे की बजाय बैक कैमरा ऑन कर दिया था और उन्होंने तुम्हारे साथ इस लड़की को देख लिया और वो यही समझ रही हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। और तुम्हें तो पता है दादी का, और दादी कितना खुश थी, इनके चेहरे की खुशी देखकर मैं हैरान हो गया था। और तुम्हें तो पता है दादी का, वो तुम्हें अब इस लड़की के साथ ही देखेंगी और हो सकता है कि वो तुम्हारा निकाहनामा भी देख लें। तो मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि दादी की खुशी को ख़त्म मत करना और इस लड़की के साथ वक्ती तौर पर निकाह कर लो और फिर कुछ वक्त बाद इसे छोड़ देना।
اور کوئی اچھا موقع دیکھ کر دادی کو سب بتا دینا۔ اس لڑکی کی بھی رضامندی معلوم کر لو، اگر وہ اس بات پر اپنی رضامندی دیتی ہے تو میرے خیال میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری دادی بھی تو تمہاری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، اس بہانے انہیں ایک بہو بھی مل جائے گی، اور تم جو شادی سے بھاگتے ہو تمہیں ایسی بیوی مل جائے گی جو تمہارے نام پر صرف کاغذات میں ہوگی اور وہ تمہاری بیوی نہیں ہوگی، اور جب تم دیکھو گے کہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو تم اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا۔ دیکھو یہ وقت ہے عقل مندی کا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عظیم کی بات پر پہلے تو مصطفیٰ ضیاء کا غصہ آیا، لیکن اس کی اگلی بات کو سن کر اس کی بات میں وزن لگا۔ آخر اس طریقے سے دادی کی بھی ضد سے بچ سکتا ہے، اور وہ اس لڑکی سے وقتی طور پر نکاح کر لے، کانٹریکٹ میرج کر لے گا تاکہ شادی کے عذاب سے بچ سکے، اور جب حالات و واقعات بہتر ہوں گے تو اسے طلاق دے دے گا اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی مان جائے گی؟ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہاں سے آئی ہے، کس کے ساتھ ہے، کہاں سے بھاگ کر آئی ہے، کیا شادی کر کے آئی ہے، کیا نکاح سے بھاگ کر آئی ہے؟ اس کا تم نے سرخ جوڑا نہیں دیکھا، اس کے ہونٹوں پر تم نے سرخ لپسٹک نہیں دیکھی، اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا کاجل نہیں دیکھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کس کی شادی سے بھاگ کر آئی ہے یا اپنی شادی سے؟ مصطفیٰ ضیاء نے ایک سیکنڈ میں اس لڑکی کا پورا حلیہ کھینچ کر عظیم کے سامنے رکھ دیا تھا، اور عظیم کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یار مصطفیٰ، تمہاری داد دینی پڑے گی۔ ایک طرف سے وہ تمہیں لڑکی پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف سے تم نے کچھ ہی منٹوں میں اس کا سارا کچھ معلوم کر لیا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں حفظ کر لیا، اس کا لباس، اس کی لپسٹک، اس کا کاجل بھی۔ مصطفیٰ بس تمہیں داد دینی چاہیے، واقعی تم مصطفیٰ ضیاء ہو۔ عظیم ہنستا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، اور مصطفیٰ ضیاء کو اپنے لفظوں پر دکھ ہو رہا تھا کہ آخر وہ اس کا ایک ایک نقش کیوں کھینچ رہا تھا، وہ کیا لگتی تھی اس کی۔ اس نے ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر حفظ کر لیا تھا۔ ایک طرف مصطفیٰ ضیاء کو شرمندگی نے گھیرا، دوسری طرف ہنستے ہوئے اسے عظیم کے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مصطفیٰ ضیاء کی آنکھوں میں ابھرتے غصے کو دیکھ کر عظیم نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اچھا یار، اب نہیں، اور یہ تو تمہارا کام ہے نا کہ تم اس سے جا کر بات کرو، اسے مناؤ، میں جا کر مولوی کا انتظام کرتا ہوں، اور میں تو بہت خوش ہوں کہ میرا یار آج قبول ہے بول کر بس ساری زندگی ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ گزارے گا۔ عظیم نے کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ ضیاء کا مکہ اس کے منہ پر پڑتا، عظیم فوراً وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور مصطفیٰ ضیاء نے گہرا سانس لے کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی جو کچھ ہی دیر میں اس کی قسمت میں لکھی جانے والی تھی۔ کمرے کا دروازہ نوک کر کے مصطفیٰ ضیاء نے کمرے کا ہینڈل جیسے گھمایا۔ حورین جو بیڈ پر اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھی تھی، اس کے اوپر ابھی بھی وہ گندی چادر تھی جس سے ابھی بھی بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سمیٹا۔ دروازہ کھلتے ہی مصطفیٰ ضیاء اندر داخل ہوتے اس نے وہ معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کا دوپٹہ ڈل چکا تھا، اس کے بکھرے بال اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، وہ اجڑی ہوئی حالت میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی مصطفیٰ ضیاء نے اپنی نظر کو جھٹکا تھا اور قدم اٹھاتے ہوئے سامنے رکھے صوفے بیٹھ گیا تھا۔ حورین کی چادر سے اٹھتی ہوئی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ضیاء کو وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اس نے الماری کھولی۔ الماری کھلتی ہی وہاں پر اس سے کوئی اور چیز نظر نہیں آئی، اپنی ایک گرم شال نظر آئی۔ اس نے وہ نکالی اور آ کر اس لڑکی کے سامنے رکھی۔ یہ چادر اوڑھ لو اور اس گندی چادر کو نکالو یہاں سے، میرا یہاں پر سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، مصطفیٰ ضیاء نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ حورین نے یکدم آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے وجیہہ مرد کو دیکھا تھا جو اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اگر وہ اتنی گندی تھی تو اس کو یہاں پر رکھا کیوں تھا؟ باہر پھینک دیتا، لیکن وہ اس وقت مجبور تھی۔ اس وقت اس گھر میں محفوظ جگہ سے زیادہ محفوظ جگہ اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ بغیر کوئی بات کیے حورین بیڈ سے اٹھی اور اس نے اپنی ارد گرد لپٹی چادر نکال کر پاس رکھی۔ پاس پڑی مصطفیٰ ضیاء کی گرم کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی تھی۔ اس چادر سے اڑتی بھینی بھینی خوشبو حورین کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی، لیکن وہ اپنی حالت پر قابو پاتے فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مصطفیٰ ضیاء نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ یہ چادر جا کر باہر پھینک ایسے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ یہ چادر میں جا کر باہر پھینکوں گا۔ اٹھو، یہ چادر باہر جا کر لانڈری میں پھینکو جا کر۔ یہاں پڑی رہی تو میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں فضول کاموں میں وقت ضائع کروں۔ اٹھو اور چادر باہر جا کر لانڈری میں پھینک کر آؤ۔ مصطفیٰ ضیاء کی بات پر حورین کے اندر جیسے کرنٹ سا بھر گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی، اس نے چادر کو لپیٹا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چادر میں سے وہ گندی بو آ رہی ہے جو وہ خود بھی بڑی مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ اس نے قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے، لیکن دروازے پر جا کر ہی وہ رک گئی تھی۔ اس کے رکنے پر مصطفیٰ ضیاء نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر نفرت واضح تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ کے گھر کی لانڈری۔ حورین کی بات پر مصطفیٰ ضیاء نے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا۔ وہ لڑکی اس گھر میں رہ تھوڑی رہی تھی جو اسے پتا ہوتا کہ لانڈری کس طرف ہے۔ مصطفیٰ گہرا سانس لیا اور اسے آگے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ چادر کو لانڈری میں رکھ کر حورین قدم قدم چلتی ہوئی دوبارہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب مصطفیٰ ضیاء سامنے صوفے پر بیٹھا اپنے
दोनों बाजों को टांगों पर जमाए, दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए बड़े गौर से सामने बैठी छोटी लड़की को देख रहा था, जिसकी जिसामत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसकी बड़ी सी आंखें, काले लंबे बाल जो बिखर गए थे, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। इतनी प्यारी लड़की आखिर इतनी रात को कैसे बाहर निकल सकती है? ऐसा क्या इस पे गुजरी होगी? ये सारे सवालात इसके ज़हन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन वो इस तमाम सवालात को झटक कर अपनी मतलब की बात पर आया था। देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस हालत में क्यों मेरे सामने आई हो, लेकिन अब तुम मेरे सामने आ गई हो और तुमने जो पुलिस वाले के सामने कहा वो इंतहाई नामुनासिब बात थी। मैं शादी और तुम जैसी लड़की से कभी भी नहीं कर सकता, जिसका अता पता ना हो और एक घर से भागी हुई लड़की हो, और मुझे तो यही लगता है कि तुम घर से भाग कर आई हो। बहरहाल तुम्हारी सूरत में ये मुसीबत मेरे गले में पड़ गई है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि तुमने खुद मेरे गले में ये मुसीबत डाली है और इसका हल भी तुम्हें ही निकालना है। मुस्तफ़ा ज़िया कहकर 2 सेकंड के लिए रुका था। जब हुरैन ने अपनी भीगी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा था कि वो इसे मुसीबत समझता है और इसकी ताई भी इसे मुसीबत समझती थी, लेकिन वो ताई थी, इसका हक बनता था कि वो इसे मुसीबत समझे, और इसने ही तो कहा था कि इसका शौहर है, तो अब इसके अल्फाज इसको क्यों तकलीफ दे रहे थे। ये सोचते ही हुरैन ने दोबारा अपनी पलकें झुका ली थी और मुस्तफ़ा ज़िया को ऐसा लगा कि जैसे इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। इसकी आंखों में, इसकी भीगी पलकों में क्या कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा ज़िया ने फ़ौरन से इससे नज़र हटाई थी। देखो, मेरी दादी मुझे बहुत अजीज़ है, ठीक है, और इसने तुम्हें देख लिया है मेरे साथ दुल्हन के रूम में, और वो कुछ देर में यहाँ पर आ रही है। मेरी दादी दिल की बहुत अच्छी है, वो हर एक बात को बड़े गौर से देती है, और हो सकता है कि वो मेरा निकाहनामा भी देखे। मैंने शादी कब की है, मैंने इनसे कितना अरसा शादी को छुपा कर रखा है, ये सारी सूरत हाल वो जाना चाहेंगी। तो इस सारी सूरत हाल को जो तुमने पैदा की है, इसको तुमने ही संभालना है। इसलिए मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि कुछ देर के बाद मेरा और तुम्हारा निकाह है। और हाँ, ये मेरा और तुम्हारा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे होगा, और जैसे ही मैं दादी को संभाल लूँगा और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निजात दे दूँगा। क्योंकि तुम एक घर से भागी हुई लड़की हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर सकती हो, लेकिन मेरे बिस्तर और मेरी इज़्ज़त नहीं बन सकती। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से संभाल लेना। हालात जैसे ही बेहतर होते हैं, तुम अपने घर का एड्रेस बताना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहती, तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन अभी फिल वक्त तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा। ये कहते ही साथ ही मुस्तफ़ा ज़िया वहाँ से उठ खड़ा हुआ था, और हुरैन को अपनी तस्लील का बेहद एहसास हुआ था। वो भी साथ ही बेड पे से उठ गई थी। बेशक इसने झूठ बोला था, लेकिन वो इतनी भी गिरी पड़ी नहीं थी कि कोई भी इस पर कीचड़ उछाल दे। मुस्तफ़ा ज़िया ने जैसे ही हुरैन को खड़े होते देखा, तो उसने हैरत से इसकी तरफ गर्दन मोड़ी, जैसे वो कह रहा हो कि अब मजीद कोई तमाशा लगाना बाकी है। इससे पहले कि मुस्तफ़ा ज़िया कुछ कहता, हुरैन फट पड़ी थी। आप समझते क्या हैं खुद को? अगर आपको मुझे कोई सहारा नहीं देना था, अगर आपको मेरा ख्याल नहीं था, तो मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आए? माना कि मैंने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कहा था कि आप मेरे शौहर हैं, तो आप वहाँ पे इनकार कर देते और वहाँ से चले जाते। आपको मेरी इज़्ज़त से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त अजीज़ थी, इसलिए आप चुप करके वहाँ से मेरे साथ आ गए, और अब बंद कमरे में आप मुझ पर कीचड़ उछा रहे हैं और मुझे मेरी हैसियत याद दिला रहे हैं। मेरी हैसियत क्या है क्या नहीं, मैं घर से भागी हूँ या बद किरदार हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन किरदार से साफ तो आप भी नहीं लगते, जो एक अनजान लड़की को अपने घर तक लेकर आए हैं। अगर आप किरदार के इतने साफ होते तो वहीं पर मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाते और पुलिस को वहीं पर चुप करवाते, और किसी दूसरे को फ़ोन करके या अपने घर वालों को फ़ोन करके बुलाते, ताकि मामला वहीं पर ख़त्म होता। आप भी एक लड़की को देखकर अपने घर में ले आए और मुझे कह रहे हैं कि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ। मेरे बारे में आप जानते क्या हैं? माना कि मुझे ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिला, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मुझ पे जो भी जुल्म सितम हुए और मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला गया, मैं अपनी इज़्ज़त को बचाते वहाँ से भागी थी और आपसे टकरा गई। मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हैं, क्या हैं, मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराई, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। वक़्ती तौर पर मैं रात को बाहर रहकर अपनी इज़्ज़त भेड़ियों के हवाले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप आपके साथ आ गई, लेकिन आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर अपनी औकात ज़ाहिर कर दी है। मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, आपने जो करना है करे, जो कहना है कहे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हुरैन जो कब से चुप बैठी हुई थी, वो जैसे ही फट पड़ी थी, इसको अपने किरदार की धज्जियां उड़ती हुई महसूस हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके किरदार पर कोई बात करे, जिस किरदार और इज्जत को बचाने के लिए वो घर से भागी थी। इससे पहले कि हुरैन कमरे से बाहर कदम रखती, बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, यानी अजीम मौलवी को और कुछ गवाह को ले आया था। मुस्तफ़ा ज़िया एक अजीब मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ तो ये सारा मामला था, तो दूसरी तरफ दादी से मिलने के लिए आ रही थी, और अब ये लड़की यहाँ से जाने का बोल रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एक लम्हे के लिए इसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। गुस्से में आके इसे अपना मतलब ही निकालना था और हुरैन के साथ निकाह करना था, और दादी की ज़िद से जान छुड़ा सकता था। इसने फ़ौरन ही आगे बढ़कर हुरैन के बाजू से दबोचा था। सुनो लड़की, बहुत ज़ुबान है तुम्हारे मुँह में, अगर यही ज़ुबान तुम जहाँ से भी आई हो वहाँ चलाती
तो शायद तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो नहीं होता, और खबरदार अगर तुमने इस कमरे से बाहर पाँव भी निकाला, अभी जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम करोगी, हर हाल में करोगी। थोड़ी देर में निकाह ख्वान आने वाला है और चुपचाप तुमने निकाह के लिए हामी भरनी है, नहीं तो तुम मुझे जानती नहीं। अगर मैं तुम्हें महफूज तरीके से यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ तो तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ ये तुम जानती नहीं हो, समझी तुम। इसने हुरैन के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए हुरैन की आंखों में देखा था, जिसकी आंखों में दर्द तकलीफ वाज़ा थी। मुस्तफ़ा ज़िया की गिरफ्त इसके बाजू पर इतनी सख्त थी कि वो दर्द से बरबिला उठी। इसकी आंखों में मोती चमकना शुरू हो गए थे। एक लम्हे को मुस्तफ़ा ज़िया को एहसास हुआ कि इसने एक नाजुक सी मोम की गुड़िया को कैसे अपने हाथों में दबोचा हुआ है। वो एक झटके से एक झटके से अपने हाथ पीछे करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था, और हुरैन वहीं पर घुटनों के बल बैठे रोना शुरू हो गई थी। वो आखिर एक मुसीबत से निकली तो दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी। अब वो यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर कोई खिड़की भी नहीं थी, यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था। वो और बाहर लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी। बिलाखिर इसने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए थे। वो जाकर बेड पर बैठ गई। जो होगा देखा जाएगा, ये सोचती इसने इस जालिम शख्स के निकाह में जाने का सोच लिया था। आखिर वो भी तो इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ले रहा था। इसके लिए भी इससे ज़्यादा महफूज ठिकाना नहीं हो सकता था। वो जैसे ही इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आज़ाद करेगा, वो जैसे ही इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से आज़ाद करे, वो कहीं महफूज ठिकाना बना लेगी। इसने गहरा सांस लिया था और हाथ उठाकर अपने लिए अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगी थी। थोड़ी ही देर में मुस्तफ़ा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को शामिल कर लिया था, कबूल है बोल करके, जिसको वो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसकी शादी ऐसी लड़की से होगी जिसे वो जानता नहीं है। बेशक ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन इसने 3 बार बोल कर इस लड़की को अपना नाम दिया था, अपनी इज्जत दी थी, और वही हुरैन के ने कबूल है बोलकर अपना आप इस शख्स को सौंप दिया था, जो इसकी इज्जत को तो महफूज रख रहा था लेकिन इसके किरदार को मशकूक समझा था। ये सब सोचते इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। इसके माँ बाप इसके पास नहीं थे, लेकिन अब इसके पास इसका शोहर था, इसका साहिबान था, जो भी था, लेकिन वो इसका शोहर था। ये सोचते इसने कबूल है बोला और निकाहनामे पर दस्तखत की, और कुछ ही देर में वो हुरैन अहमद से हुरैन मुस्तफ़ा ज़िया बन चुकी थी। दादी के आने से पहले पहले अजीम ने एक नेक कारनामा अंजाम दे दिया था। मुस्तफ़ा ज़िया की शादी करवा दी थी, जो दादी इतने सालों में नहीं करवा सकी थी। ये किस्मत की मेहरबानी थी, तकदीर का खेल था, और या कुछ और। मुस्तफ़ा ज़िया की किस्मत में हुरैन अहमद को लिख दिया गया था, और वो हुरैन मुस्तफ़ा ज़िया की इज़्ज़त बनकर इसके घर में बैठी हुई थी। अजीम मुस्कुराती नज़रों से मुस्तफ़ा ज़िया को देख रहा था। वो इसकी बेचारगी पर सोच रहा था। वो मुस्तफ़ा ज़िया जो लड़कियों से कोसों दूर भागता था, शादी के नाम से चिढ़ थी, और आज वो एक ही घंटे के अंदर वो एक शादीशुदा मर्द बन चुका था। इसकी बीवी अंदर थी, और अब वो सर पकड़े बैठा हुआ था कि अब वो दादी के सामने क्या कहेगा, क्या सवालात होंगे उनके। लेकिन अजीम को इस बात की खुशी थी कि अपने दोस्त की ज़िंदगी में इस लड़की को ला कर, क्योंकि वो लड़की इसकी आंखों में छुपे गम और इसकी आंखों में छुपा दर्द दे चुका था, और वो लड़की यकीनन मुस्तफ़ा ज़िया की ज़िंदगी खुशियों से भर देगी। जिस लड़की को खुद कभी खुशी नसीब ना हुई हो, और इससे अगर मोहब्बत करने वाला शोहर मिल जाए तो वो अपने शोहर को हमेशा खुश रखती। यही बात इसने हुरैन की आंखों में भी देखी थी, और इसने वहीं पर फैसला किया था कि वो इसी लड़की को अपने दोस्त मुस्तफ़ा ज़िया की ज़िंदगी में शामिल करेगा। अभी अजीम मुस्तफ़ा की तरफ देख रहा था, और मुस्तफ़ा गहरी सोच में था कि जब घर की बेल हुई, यानी कि दादी आ चुकी थी। अब मुस्तफ़ा ज़िया का एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था, जिसमें वो कामयाब होता या नहीं ये तो आने वाला वक्त ने बताना था। अजीम फ़ौरन उठा, दरवाजे की तरफ गया, जहाँ पर दादी बहुत सारे मिठाई के टोकरे और बहुत ज़्यादा सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी थी, और पीछे मुलाजमों की लाइन लगी थी। अजीम को एहसास हुआ कि वो दादी की खुशी में तो मुस्तफ़ा ज़िया की परेशानी को भूल ही गया था, और अब दादी का सारा इंतजाम देखकर अजीम को अपनी शाम नज़र आ रही थी, जो मुस्तफ़ा ज़िया के हाथों होने वाली थी। मुस्तफ़ा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुमने शादी कर ली, अपनी दादी को बताया नहीं, कम से कम बता देते, तुम्हारी दादी तुम्हारी खुशी में शामिल तो होती। और दादी खुशी खुशी अंदर दाखिल हो रही थी, और मुस्तफ़ा ज़िया जो सर पकड़े बैठा था, उसने फ़ौरन गर्दन उठाकर अपनी दादी की तरफ देखा, और पीछे मुलाजमों की फ़ौज और इनके हाथ में सामान देखकर इसका सर चकरा गया था। आखिर किस्मत इसे कौन से चक्कर में फंसा रही थी। वो फ़ौरन उठा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ली, और दादी को हाथ से पकड़कर सोफे पर बैठाया। अब सारी सूरत हाल इससे ही संभालनी थी, चाहे जिस हालात में भी इसकी शादी हुई, लेकिन अब तो हो गई थी, और इसे दादी को खुश रखना था, ताकि वो जैसे जल्द मुतमिन हो जाए, और फिर वो जल्दी से इस लड़की से छुटकारा हासिल कर ले। अभी आप बैठे मेरे पास, मैं आपको सब बताता हूँ कैसे हुई मेरी शादी। मुस्तफ़ा ज़िया ने दादी का हाथ पकड़ा, और दादी ने झटके से इससे हाथ छुड़ाया। अरे पीछे हट, मुझे तुमसे क्या लेना देना, मेरी बहू किधर है, मुझे इसके पास लेकर जाओ। तुम्हारे पास क्यों बैठूं, मैं इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, मुझे पता था तुमने इसके लिए कुछ लिया नहीं होगा, जिस हालत में मैंने इसे फ़ोन पर देखा था। पीछे हटो, कहाँ है अजीम, मेरी बहू बताओ कहाँ है। दादी ने मुस्तफ़ा ज़िया को इग्नोर किया था, और मुस्तफ़ा ज़िया की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये इसकी वही दादी थी जो सुबह सदके वारी जाती थी, इसकी शादी के पीछे पड़ी थी, और अपनी बहू के आते ही वो इसे भूल गई थी। दादी ने जैसे ही गेस्ट रूम में कदम रखा था, दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फोन पे तो दादी देख चुकी थी वो नाजुक गुड़िया को, लेकिन करीब से देख इनका दिल खुश हुआ था कि इनके पोते की पसंद बहुत अच्छी थी। वो अपने पोते की पसंद को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी थी। आगे बढ़कर वो फौरन ही हुरैन के पास आई थी। हुरैन अब जो अपने घुटनों पर थोड़ी टकाए किसी गहरी सोच में थी।
अचानक किसी शफ़क़त भरा हाथ अपने सर पे महसूस करके वो चूम गई थी और सामने उम्र रसीदा औरत को देखकर वो परेशान हो गई थी। दादी ने फ़ौरन उसके माथे पर बोसा दिया था, मेरी प्यारी बहू, मेरी मुस्तफ़ा ज़िया की बीवी, तुम्हें नहीं पता मेरा पोता कितना खुशकिस्मत है कि तुम जैसी से बीवी मिली है। मैं तुम्हारे सदके वारी सदका उतारूंगी। दादी ने फ़ौरन पर्स से पैसे निकाल कर हुरैन पर वार कर पास खड़े मुलाज़मों को दिए थे। बेटा तुमने ये वाला लिबास क्यों पहना? तुम्हारी आंखों में काजल क्यों फैला हुआ है? क्यों मुस्तफ़ा ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं इसकी क्लास लेती हूँ। दादी ने मुसलसल बोलने पर हुरैन तो पहले परेशान हुई, लेकिन इसके मुंह से अपने पोते का लफ्ज़ सुनकर वो समझ गई कि ये मुस्तफ़ा की दादी हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इतना कहने की देर थी कि दादी ने फ़ौरन ही हुरैन को अपने गले से लगा लिया। एक मोहब्बत और शफ़क़त भरा लम्स पाकर हुरैन के दिल को सुकून मिल रहा था। आखिरकार इस घर में 2 मर्द के अलावा कोई औरत भी मौजूद थी। दादी के पीछे आते हुए मुस्तफ़ा अपनी दादी को हुरैन पर मोहब्बत लौटाते देखकर अशश कर उठा था। कैसे एक लड़की के आने पर ही दादी ने इससे से नजरें फेर ली थी। अजीम दरवाजे के पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। दादी कितनी खुश है, और साथ ही अपने दोस्त के अच्छे नसीब की दुआ भी कर रहा था। दादी जितनी देर वहाँ मुस्तफ़ा ज़िया के घर में रही, इतनी ही देर में वो हुरैन को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ का साथ ला रही थी, और वही बात हुई जो अजीम और मुस्तफ़ा के ज़हन में थी। दादी ने फ़ौरन निकाहनामा लिया और देखा आखिर इसके पोते ने ये कारनामा कब अंजाम दिया था। निकाहनामे पर आज की डेट देखकर दादी को हैरत हुई कि इसने आज की तारीख में निकाह किया और अपनी दादी को बताया नहीं। दादी मुस्तफ़ा ज़िया से खफा थी, लेकिन खुश भी थी कि आखिरकार इसने किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल तो किया। दादी ने हुरैन को बहुत सारे कपड़े, इसकी ज़रूरत का सामान जो वो साथ लेकर आई थी इसे दिया। वो जानती थी अपने पोते की सख्त तबीयत का, और वो सारा सामान देकर हुरैन को आराम करने का कहकर खुद मुस्तफ़ा ज़िया के पास चली गई थी। मुस्तफ़ा ज़िया अभी तक सोफे पर बैठा था कि अजीम किचन में दादी के लिए हुरैन के लिए कुछ बना रहा था। तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? इतनी प्यारी तुम्हें बीवी मिल गई है, तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितने निकम्मे तुम हो, मुझे नहीं लगता था कि कोई तुम्हें पसंद करेगी। इतनी फूल जैसी लड़की तुम्हारी बीवी बन गई है। दादी वो जितनी मासूम दिखती है इतनी है नहीं है। बेख्तियार मुस्तफ़ा ज़िया के मुंह से निकला था, और दादी ने इसे घूरी से नवाजा था। अभी बीवी को आए कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम इसकी मुखालफत कर रहे हो। शर्म को, ऐसी तरबियत तो नहीं की ना तुम्हारी। और अब जाओ इसके पास, मैं जब तक खाना नहीं लगता तुम इसके पास रहोगे, उसको हौसला दोगे। वो बच्ची बहुत घबराई हुई है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुमने कैसे शादी की और वो कौन है। बस वो अब तुम्हारी बीवी है, खानदान का हिस्सा है। तुम भी अपने दिमाग में ये बात बैठा लो और जाओ इस बच्ची के पास जब तक खाना तैयार नहीं होता। दादी ने मुस्तफ़ा को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया था। बनाचार मुस्तफ़ा ज़िया को गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ा था। वो दादी के सामने ये तो नहीं जाहिर करना चाहता था कि हुरैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। दरवाज़ा नॉक करते हुए मुस्तफ़ा ज़िया जैसे अंदर दाखिल हुआ, हुरैन जो दादी के दिए हुए कपड़े लेकर आई थी, इसमें से ब्लैक सूट निकाल कर वो पहन चुकी थी। बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे। वो शीशे के आगे खड़े होकर अपनी आंखों में फैला हुआ काजल साफ कर रही थी। जब मुस्तफ़ा ज़िया दाखिल हुआ था अंदर, शीशे के सामने खड़ी हुरैन को देखकर चौंक गया था। क्या कोई लड़की इतनी भी हसीन हो सकती है? मुस्तफ़ा ज़िया के मुंह से बेख्तियार अल्फाज निकले थे, लेकिन आवाज़ इतनी थी कि हुरैन तक नहीं पहुंच सकी। इसने अपने दिमाग को झड़का था। वो एक घर से भागी हुई लड़की है, किस खानदान से इसका इल्म नहीं है। मैं इससे कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं रख सकता। इसके पीछे कौन लोग हैं? जब वो आएंगे तो क्या बनेगा? मैंने बस इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जो जल्द मैं ख़त्म कर लूँगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा था। हुरैन ने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करके पलट कर मुस्तफ़ा ज़िया को देखा था। वो परेशान थी। वो इसके कमरे में क्या लेने के लिए आया है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मुताबिक इसको छूने का हक भी नहीं था। हुरैन ने फ़ौरन से अपने आप को समेटा था और सोफे पर पड़ी चादर को लेकर अपने ऊपर ओढ़ा था, और मुस्तफ़ा ज़िया की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गया था। वो क्या समझ रही थी? वो कोई आवारा सड़क छाप है जो इसके हुस्न को देखकर दीवाना होकर इस पर झपट पड़ेगा। इसने गुस्से से आगे कदम बढ़ाए थे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे कोई आवारा समझा है जो मुझसे अपने आप को छुपा रही हो? एक बात अपने जहन में रख लो, चाहे हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मेरे निकाह में हो तो मैं तुम्हें छूने का हक रखता हूँ, और तुमसे एक बीवी का हक वसूल करने का भी मेरे पास हक है। मेरी ये शराफत है। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगा रहा। इतना कहकर मुस्तफ़ा ज़िया ने हुरैन की आंखों में देखा। तो हुरैन ने हैरत से मुस्तफ़ा ज़िया को देखा, और फिर इसके दोनों हाथों को देखा जो इसके दोनों बाजू दबोचे हुए थे। मुझे लगता है कि आपने अब भी मुझे हाथ लगाया है, और अब दूसरी बार मुझे छू रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मुस्तफ़ा ज़िया, आप भी अपने जज्बात को कंट्रोल करें। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके साथ यहाँ पर रहने का। मैं जिस हालात से निकली हूँ बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी, बल्कि आज ही चली जाती, लेकिन आपकी दादी अम्मी की वजह से मैं यहाँ रुक गई हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है, मैं इनका दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर वो चली जाती हैं तो कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और अगर वो कुछ दिन यहाँ पर रहती हैं तो
مجبوراً آپ کی شکل دیکھنی پڑے گی اور آپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ مصطفیٰ ضیاء اس کے الفاظ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی جا رہی تھی۔ حرین کی بات سن کر مصطفیٰ ضیاء نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو حرین کے بازو پر تھے۔ اس نے فوراً حرین کے بازو چھوڑے۔ وہ کیوں اتنا اس کے قریب آ گیا تھا؟ اس نے فوراً ہی خود کو دور کیا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں تمہارے قریب آیا تھا، تم جیسی لڑکیوں کو میں اپنی عزت بنانا نہیں چاہتا۔ یہ مجبوری تھی اور مجبوری کا فائدہ نہ تو میں اٹھاؤں گا اور نہ تم اٹھانا۔ اور ہاں، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم خود ہی یہاں سے چلی جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا تمہارے منہ سے ذرا سا بھی کچھ نکلا میری دادی کے سامنے کہ ہماری کانٹریکٹ میرج ہے تو تمہیں میں یہاں پر ہی زندہ گاڑ دوں گا۔ مصطفیٰ ضیاء غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے حرین کی کوئی بات سنے بغیر کمرے سے باہر قدم بڑھا لیے تھے۔ وہی حرین گہرا سانس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیسے آزمائش تھی جو اس کا ہمسر بنا تھا وہی سے ذلیل خوار کر رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سارے موجود تھے۔ حرین نے سر پر دوپٹہ لیا تھا بلیک کلر کا۔ اس نے اپنا حلیہ کافی بہتر کر لیا تھا۔ وہ ایک نازک سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ ضیاء کے ساتھ والی کرسی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور مصطفیٰ کی چوڑی جسامت کے آگے وہ بہت ہی معصوم سی اور موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ دادی تو وارے وارے جا رہی تھی۔ انہیں اپنے پوتے کی اتنی پیاری بہو ملی تھی۔ دادی نے آخری نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں مصطفیٰ تم نے اگر میری بہو خود ہی ڈھونڈی ہے، لیکن بہت ہی پیاری ڈھونڈی ہے۔ مجھے تو سوچ کے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پڑ پوتے تمہارے بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ تم بھی پیارے ہو، تمہاری بیوی بہت پیاری ہے۔ دادی کے کہنے کی دیر تھی کہ مصطفیٰ اور حرین کو ایک ہی ساتھ اچھو لگا تھا۔ ان کے گلے میں پانی اٹکا تھا اور عظیم کا قہقہ گونجا تھا۔ دادی نے تینوں کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ میری بات اتنی بری لگی ہے کہ تم دونوں کو کھانسی آنے آگئی؟ تم ہنس پڑے ہو؟ دادی نے تینوں کی طرف دیکھا۔ نہیں دادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو شادی کو چند گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے بچے بھی پیدا کر لیے۔ عظیم نے مذاق میں بات اڑائی اور مصطفیٰ ضیاء نے بھی سکون کا سانس لیا کہ آخر عظیم نے بات کو کور کر لیا تھا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ دادی نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ گھر جائے گی، آج کی رات تم دونوں کی ہے، تم آرام سے رہو اور تمہارے ماں باپ کو میں منا لوں گی۔ اگر دادی نے مصطفیٰ ضیاء کو ہر طرح سے تسلی دی تھی۔ دادی کھانا کھا کر عظیم کے ساتھ مصطفیٰ ضیاء کے گھر سے نکل چکی تھی اور مصطفیٰ ضیاء اور حرین اب اس گھر میں اکیلے تھے۔ وہ گیسٹ روم میں تھی اور مصطفیٰ ضیاء باہر لاؤنج میں بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ لگائے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے کا سوچ رہا تھا۔ کیسے پل میں اس کی زندگی پلٹ گئی تھی۔ اس کے مقدر میں وہ لڑکی لکھ دی گئی تھی جو اس کی تھی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا۔ وہ ہوا میں دھواں اڑا رہا تھا سگریٹ کا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حرین جو اتنے دنوں سے اذیت میں تھی، آج بیڈ پر لیٹتے ہی وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے خواب میں اس کے ماں باپ جو اس سے خون میں لت پت نظر آتے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر چیختی چلاتی تھی، امی ابو مت جائیں، مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ اور آج بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اچانک ہی مصطفیٰ ضیاء کے کانوں میں حرین کی چیخنے کی آواز پڑی۔ وہ جو سگریٹ لگائے آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ حرین کی چیخوں کی آواز اس کے کان میں پڑتے ہی وہ فوراً چونکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ گرا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً حرین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر جاتے اس نے جیسے ہی لائٹ آن کی، حرین پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بولتی جا رہی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ساتھ لے جائیں، تائی امی مجھے مار دیں گی۔ وہ مسلسل یہی چیخے جا رہی تھی اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ پہلے تو مصطفیٰ ضیاء کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، لیکن حرین کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم محفوظ ہو، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں پر، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بے اختیار مصطفیٰ ضیاء کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر وہ اس کو حوصلہ کیوں دے رہا تھا۔ کیا لگتی تھی اس کی وہ؟ نہ تو وہ اس کی پسند تھی اور نہ ہی اس کی محبت تھی، بس تھی تو بیوی، وہ بھی صرف پیپرز کے لحاظ سے اسے اپنی باہوں کے گسار میں لیے اسے چپ کروا رہا تھا۔ اور حرین مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہاتھ کی مٹھی میں مصطفیٰ ضیاء کی شرٹ کو مضبوطی سے دبوچا ہوا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی جو مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر مصطفیٰ ضیاء محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نرم وجود مصطفیٰ ضیاء کی باہوں میں تھا۔ اسے اپنے جذبات کو بہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً ہی حرین کو پیچھے کرنا چاہا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کے حق میں تھی، لیکن وہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے کوشش کی کہ حرین سے الگ ہو جائے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اس کی شرٹ تھی۔ دونوں طرف سے وہ بے بس تھا اور آخرکار اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے مزید باہوں میں گھیرا تھا اور اس کے بالوں کو پیار سے سلا رہا تھا۔ مصطفیٰ ضیاء کی پیار سے حرین کو تھپکی دینے پر حرین کو احساس ہوا کہ جیسے وہ کسی اپنے کی آغوش میں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوئی تھی اور پھر نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی مٹھی ابھی بھی تک مصطفیٰ ضیاء کی شرٹ تھی۔ مصطفیٰ نے پیچھے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائی اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور خود بھی آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ دونوں کو نہیں پتہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادی میں کھو گئے تھے۔ یہ تو مقدر کا کھیل تھا جس نے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ایک زمانے کا ستایا تھا تو ایک اپنوں کی ستائی ہوئی تھی اور بالآخر دونوں ہی ایک دوسرے تک پہنچ گئے تھے۔
सुबह जब वो रैन की आंख खुली तो खुद को मुस्तफ़ा ज़िया की बाहों की कसार में पाया। इसकी धड़कनें यकदम तेज़ हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रात को वो इसके करीब आया होगा। इसने फ़ौरन ही अपने वजूद को देखा जहाँ पर रात के ही कपड़े थे। इसे थोड़ी तसल्ली हुई। मुस्तफ़ा ज़िया की गिरफ्त से इसने निकलना चाहा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इसकी गिरफ्त से निकल ही सकी थी। इसने सर उठाकर सोए हुए मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा, जिसकी ब्राउन बाल इसके माथे पर आए हुए थे। इसकी गहरी ब्राउन आंखों पर घनी पलकों की चादर फैली हुई थी और इसके चेहरे पर आई हल्की हल्की दाढ़ी इसे बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। बेख्तियार हुरैन का हाथ मुस्तफ़ा ज़िया की दाढ़ी पर गया। इसने बड़े ही प्यार से इसकी दाढ़ी पर अपनी नरम उंगलियों को फेरा। वो इसका शौहर था, इसका हकदार था। वो क्यों ना इससे प्यार करती, लेकिन किस्मत में आगे क्या लिखा था ये वो नहीं जानती थी। ये सोचते ही इसने फ़ौरन ही अपना हाथ मुस्तफ़ा ज़िया की दाढ़ी से पीछे किया था। निकाह के बोल बोले थे, इसने अपना आप मुस्तफ़ा ज़िया के हवाले कर दिया था, लेकिन मुस्तफ़ा ज़िया का रवैया देखते हुए इसने खुद को मजबूत कर लिया था। वो 18 साल की लड़की थी, लेकिन सब्र में वो मुस्तफ़ा ज़िया से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। वो चाहती थी कि मुस्तफ़ा ज़िया इसका मुहाफ़िज़ बना है, वो सारी उम्र इसी के साए में गुजारे, लेकिन मुस्तफ़ा ज़िया के रवैये ने इसे बहुत हर्ट किया था। और अब वो इस और अब वो इसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। मुस्तफ़ा ज़िया जो कब का उठ चुका था, लेकिन वो भी हुरैन को अपनी हिसार से नहीं निकालना चाहता था। वो आंखें मूंदे हुरैन का हर लम्स महसूस कर रहा था। इसके दिल में क्या ऐसी हलचल मच गई थी जो वो एक रात में ही इस लड़की से अलग होने का सोच भी नहीं सकता था। क्या इस लड़की ने इस पे जादू कर दिया था जो एक ही रात में वो इसका असीर हो गया था। लेकिन इसकी इज्जत, अपनी अना और अपना गुरूर इसके आगे आ रहे थे। इसने भी तो इसके साथ बहुत तलख अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो इसे अपनी इज्जत नहीं बनाना चाहता था। वो इसे एक घर से भागी हुई लड़की समझता था। वो अपने अल्फाज पर शर्मिंदा था। एक ही रात में इसकी दुनिया बदल गई थी। वो जो औरतों से भागता था अपनी शरीके हयात के आगे, वो बेबस हो गया था। जिस रात इसके मुंह से अल्फाज इसने सुने थे कि ताई मुझे मत मारना, मामा बाबा मुझे अपने साथ ले जाएं, वो समझ गया था ये लड़की ज़माने की सितम से सताई हुई है और वो इसे मज़ीद दुखी कर रहा है। इसने फैसला किया था कि वो इसे हमेशा खुश रखेगा, इसकी रजामंदी के मुताबिक इसके करीब आएगा। अब वो आंखें मूंदे हुरैन के हर एक हरकत को महसूस कर रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जिससे इसके दाएं तरफ पड़ता हुआ डिंपल मज़ीद गहरा हुआ था। हुरैन ये दिलकश मंजर नहीं देख सकी थी। इसने फ़ौरन इसके सीने पर दोबारा सर रखे आंखें बंद कर ली थी। वो भी नहीं चाहती थी कि मुस्तफ़ा ज़िया ये देखे कि वो भी इसके छूने की हसरत रखती है, इसका लम्स महसूस करने की हसरत रखती है। वो इसकी आगोश में रहना चाहती है। वो दुनिया के जुल्म सितम से तंग आ गई है। वो एक मोहब्बत की तलबगार लड़की है, लड़की और मोहब्बत चाहती है। ये सब सोचते ही हुरैन की आंखों में नमी आई थी। उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू मुस्तफ़ा ज़िया की शर्ट में जज़ब हुआ था, जो उसके सीने को गीला कर गया था। और मुस्तफ़ा ज़िया ने अपनी आंखें मींच ली थी। वो इसे चुप नहीं करवाना चाहता था, वो इसे रो देना चाहता था। इसके सारे गम को इन आंसुओं में बहा देना चाहता था। वो इसकी बाहों में थी, इसके पास थी। यही एहसास मुस्तफ़ा ज़िया को सरशार कर रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुस्तफ़ा ज़िया ने आस्ता आस्ता अपनी बाजू की गिरफ्त नरम की थी, ताकि हुरैन ये समझे वो नींद में है। हुरैन ने जैसे ही मुस्तफ़ा ज़िया की गिरफ्त को हल्का महसूस किया, वो इसकी गिरफ्त से निकलती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई थी। पीछे से मुस्तफ़ा ज़िया ने गहरा सांस लेकर बेड से उठा था, दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया था। आखिर मुस्तफ़ा ज़िया, तुम एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही गए हो। वो मोहब्बत जो तुम्हें शादी के बाद हुई, जो तुम्हें निकाह के बाद हुई। तुम लाख इनकार करो, लेकिन वो तुम्हारे दिल में अपना मुकाम बना चुकी है। इसकी मासूमियत, इसका दुख, इसका दर्द तुम्हें अपने दिल में महसूस होता है। तुम मानो ना मानो, वो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है और इसे अब अपनी ज़िंदगी से कभी अलग ना करना। मुस्तफ़ा ज़िया के दिल ने आवाज़ निकाली थी और दिमाग ने भी इसी आवाज़ पे हामी भरी थी। और मुस्तफ़ा ज़िया ने गर्दन मोड़कर वॉशरूम की तरफ देखा था और फिर गहरा सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। हाँ असगर, बताओ, मैंने तुम्हें जो काम कहा था तुमने मुकम्मल किया। मुस्तफ़ा ज़िया ऑफिस में बैठा था और इसने ऑफिस से निकलते ही असगर को कॉल की थी और हुरैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहा था। इसके ऑफिस पहुंचते पहुंचते इसे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और असगर ने भी अपना काम ऐसा तरीके से किया था। और मुस्तफ़ा ज़िया के ऑफिस पहुंचने से पहले वो हुरैन की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका था। इसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। मुस्तफ़ा ज़िया भी अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था और असगर सामने खड़ा था। जब इसने एक फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई थी और मुस्तफ़ा ज़िया ने वो फ़ाइल खोली थी जिसमें हुरैन की सारी इन्फॉर्मेशन थी और साथ साथ असगर बताता भी जा रहा था, सर ये लड़की हुरैन है, ये लाहौर की एक बहुत ही निजी इलाके में रहती है। इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे और ये अपनी ताई के पास रहती है। इसके माँ बाप की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं कपड़ों की और वो सारी दुकानें इस लड़की के नाम पर हैं। इसके ताया ने इसी लालच में इसको अपने पास रखा हुआ था। इसकी ताई इस पर हर तरह के जुल्म करती थी। इसकी शादी एक 45 साल के बूढ़े आदमी के साथ करने लगी थी और मैंने मालूम किया, मुझे पता चला कि ये शादी की रात ये लड़की भाग गई थी, लेकिन तब इसका कज़न भी ज़ख्मी हुआ था। मुझे मामला कुछ और लगता है, शायद वो असगर कहते कहते रुक गया था। आगे बोलो असगर। मुस्तफ़ा ज़िया फाइल पर नजर जमाए बोल रहा था। सर वो मुझे लगता है कि इसके कज़न ने कोई ऐसी हरकत की होगी जो ये लड़की वहाँ से भागी है, क्योंकि महल्ले की हर एक औरत इसकी पाक किरदार, इसके बा किरदार की गवाही दे रही थी। ये लड़की जब जब वहाँ से भागी तो सभी महल्ले वालों ने शुक्र अदा किया था कि कोई
بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ سبھی اس کے طے کے ظلم سے واقف تھے اور اب اس لڑکی کا کچھ پتہ نہیں۔ اصغر کہہ کر چپ کر گیا تھا۔ مصطفیٰ ضیاء نے فائل کو زور سے غصے سے بند کیا تھا۔ اصغر وہ لڑکی نہیں، وہ مسز مصطفیٰ ضیاء ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اگر میں تمہیں کسی لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہا ہے، تم جانتے ہو کہ میں کسی لڑکیوں کے بارے میں نہیں کہتا، تو وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہوگی، اور تم اسے بار بار لڑکی کہہ رہے ہو۔ مصطفیٰ ضیاء حورین کو اس طرح لڑکی کہنا بہت ہی ناگوار گزرا تھا، یہ جانے بغیر کہ اصغر تو یہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اس کے باس کے نکاح میں آ چکی ہے۔ اصغر نے یکدم منہ نیچے کر لیا تھا۔ سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کی بیوی ہے، یعنی کہ میری بھابھی اور مسز مصطفیٰ ضیاء ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اصغر نے معافی مانگنے میں یافے سمجھی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ اور میری مسز کے اس کزن کے بارے میں معلوم کرو، اور معلوم کرو وہ کیا کرتا ہے، اور اگر اس نے واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور مجھے تم سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ مصطفیٰ ضیاء نے غصے سے کہا، اور اصغر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ مصطفیٰ ضیاء نے اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکا لی تھی۔ تو حورین، تم ایک زمانے کی ستائی ہوئی لڑکی ہو اور میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دینا۔ میری زندگی میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ کی شادی میرے لیے ایک اذیت تھی، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی یہ اذیت ہو، اور میں شادی کروں، میری اولاد بھی میرے بارے میں ایسا سوچے، یا میں اپنی اولاد کے لیے وہی کروں جو میرے ماں باپ نے کیا ہے۔ لیکن تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی ہی بدل دی۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا جو تمہیں نہیں ملی تھی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اتنی دکھ برداشت کر چکی ہو۔ تم اب میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں بہت جلد تمہیں منا لوں گا۔ مصطفیٰ ضیاء تمہیں بہت جلد منا لے گا اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ مصطفیٰ ضیاء نے عزم کے ساتھ سوچا تھا۔ مقدر نے اس کے لیے جو لکھا تھا اس پر مصطفیٰ ضیاء نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اب وہ اپنی ایک کنٹریکٹ میرج کو اپنی حقیقی میرج سمجھ کر چلنا چاہتا تھا، اور وہ آج حورین کو ہر طرح سے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا محافظ اور اس کی حفاظت کرے گا، دل و جان سے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ تو پہلی ہی ملاقات میں اس کی آنکھوں میں چھپے دکھ درد کو جان گیا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو داخل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ حورین کو کیسے کرتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے حورین اس کو بہترین قرار دیا تھا۔ مصطفیٰ ضیاء کے جانے کے بعد حورین نے وضو کیا تھا، ظہر کی نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے ماں باپ کی مغفرت اور اپنے لیے آسان زندگی مانگی۔ میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوا میں نہیں جانتی کہ کیوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، میں نے تو نہیں چاہتا کہ کوئی میرے اوپر گندی نظر رکھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کردار کی دھجیاں اڑے، اور میں وہاں سے نکل آئی تھی اور میں ایک ایسی جگہ پر آ گئی اور ایک ایسا شخص میرا سایہ بن گیا، میرا محافظ بن گیا، جو مجھے ایک بد کردار اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھتا ہے۔ اے اللہ، میں آج تجھ سے کچھ اور نہیں، بس اپنے محافظ، اپنے شوہر کو تجھ سے مانگتی ہوں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، تیری بہت شکر گزار ہوں گی، بے شک تو دلوں کو بدلنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میں اس گندگی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی جہاں پر مجھے گندی نظروں سے دیکھا جائے، جہاں پر میری عزت پر ہاتھ ڈالا جائے۔ تو اس شخص کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو نے اس شخص کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، چاہے جیسے بھی حالات میں، لیکن اب اس کو میرا رکھنا، مرتے دم تک میرا رکھنا۔ میں ہر اذیت اس کی برداشت کر لوں گی، ہر غصہ اس کا برداشت کر لوں گی، بس وہ میری زندگی سے مجھے مت نکالے، میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ یا اللہ، اس کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، بس مجھے اس کی حفاظت میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ دعا مانگتے حورین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور کہیں عرش پہ اس کے آنسو سے لکھا اس کا مقدر اس کی خواہش پکی صحیح میں بنتا جا رہا تھا، اور اس کے دل کی خواہش اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اپنے آنسو صاف کیے، اس کے دل کو ایک سکون ملا تھا۔ وہ جائے نماز طے کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، آخر سے اپنے شوہر کے لیے رات کا کھانا بنانا تھا۔ مصطفیٰ ضیاء جیسے ہی گھر آیا تو اسے کچن میں شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے کچن میں دیکھا تو وہ بالوں کا جوڑا بنائے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا اس کے سنسان گھر میں، ایک عورت کے آنے سے اس کے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں جب بھی آتا تھا یا تو کافی پیتا تھا یا بنا بنایا کھانا لے کر آتا تھا، اور آج پورا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا، وہ کچھ برا کرنے سے پہلے ہی بچ گیا تھا۔ اگر وہ اس نازک لڑکی کے ساتھ کچھ برا کر دیتا تو شاید اللہ اسے کبھی معاف نہ کرتا۔ اس نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور کچن کی دیوار کے ساتھ اپنا کندھا ٹیک کر پاؤں کی کینچی بنا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر مسلسل اپنی آنکھوں کے حصار میں اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو کھانا بنانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ حورین اس عمر میں بھی اتنا اچھا کھانا پکا سکتی۔ اس نے حورین کی پشت دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مصطفیٰ ضیاء کی بات سنتی حورین کے ہاتھ سے چمچ نیچے گرا تھا، اور اس نے فوراً پلٹ کر دھکتے دل کے ساتھ مصطفیٰ ضیاء کی طرف دیکھا تھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کھانا بنا دوں، آپ آفس سے آئیں گے تو۔ حورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز سن کر مصطفیٰ ضیاء فوراً آگے بڑھا تھا، اور اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر کھانا کھائیں گے۔ اس کے کھانے کو
इस खाने को पैक कर लो, ये कल खा लेंगे। मुस्तफ़ा ज़िया का बदलता रवैया देखकर हुरैन को हैरत हुई थी कि लेकिन इससे अपने खुदा पर यकीन था, इसकी दुआएं रद्द नहीं हुई थी। इसने बगैर कोई बात के फ़ौरन से पहले ही मुस्तफ़ा की आंखों से बचते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं, इसे आज अंदाज़ा हुआ था। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अगर वो एक दर बंद करता है तो हज़ार दर खोल देता है। अगर इंसान को किसी आज़माइश में डालता है तो वो इसे अपनी रहमत से भी नवाजता है। और इनके दिल में तितलियां उड़ रही थी और इसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। इसने जल्दी से अलमारी से एक सूट निकाला और तैयार होने के लिए चली गई थी। वो तैयार होकर जैसे बाहर आई, मुस्तफ़ा ज़िया वहीं ऑफिस के कपड़ों में बैठा हुआ था और इसके पास आकर खड़ी हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे कैसे मुखातिब करे। मुस्तफ़ा ने गर्दन उठाकर इसकी तरफ देखा था और फिर पलके झपकना ही भूल गया था। वो हुस्न की परी इसके सामने खड़ी थी। फिरोजी रंग का सूट पहने वो किसी ठहरी हुई झील की मानी लग रही थी। इसकी स्याह बड़ी आंखें सुरमई रंग की रात की अंधेरे की तरह थी। वो इसी में खो गया था। इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता हो रहे 2 कदम पीछे हटी थी। इसे लगा कि उसे डांट देगा। इसकी घबराई हुई शक्ल देखकर मुस्तफ़ा ज़िया फौरन इसके पास आया था। तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ मुस्तफ़ा ज़िया, और तुम मुझे मुस्तफ़ा कह सकती हो। मुस्तफ़ा ज़िया की गंभीर आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी और रैने चूंकि इसकी तरफ देखा था। लेकिन वो आप तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अभी हुरैन के मुंह से इतने ही अल्फाज निकले थे कि मुस्तफ़ा ज़िया ने फ़ौरन अपनी उंगली हुरैन के होंठों पर रखी थी। बस जो हो गया मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में आई थी और अब मेरी ज़िंदगी में ही रहोगी। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मैं कबूल नहीं हूँ? मुस्तफ़ा ज़िया की मायने खेज़ बात से सुनकर हुरैन ने हया से नज़रें झुका ली थी। हुरैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्तफ़ा ज़िया की मोहब्बत के इज़हार पर कैसा रिएक्ट करे। इसकी आंखें भीगी थी और इसने फ़ौरन अपना चेहरा नीचे कर लिया था। मुस्तफ़ा ज़िया ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा था और ऊपर किया था। तो क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करोगी? जो हुआ जैसे हुआ, तुम और मैं जैसे एक दूसरे के हक़ में बेहतर हुए हैं ये मैं नहीं जानता। इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी थी, लेकिन जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, कोई भी ऐसा किसी की ज़िंदगी में आए तो वो ऐसे ही परेशान होता है। और मेरा गुस्सा बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करती हो। मेरे हर एक कहे लफ्ज़ को बस मेरा गुस्सा समझना और मुझे माफ़ कर देना। तुम मुस्तफ़ा ज़िया को माफ़ करती हो, अपने शोहर को क्या माफ़ करती हो? मुस्तफ़ा ज़िया ने इसकी आंखों की तरफ देखा था और हुरैन ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर मुस्तफ़ा ज़िया की आंखें फैल गई थी, जिस पर हुरैन ने फ़ौरन असबात में सर हिलाया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसकी इस घबराहट को देखते हुए मुस्तफ़ा ज़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसने फ़ौरन ही हुरैन को अपनी बाहों के खिसार में लिया था। इसे मोहब्बत की ज़रूरत थी, वो मोहब्बत की प्यासी थी और मुस्तफ़ा ज़िया को एक सहारे की ज़रूरत थी, जो उसे शुरू से अकेलेपन का एहसास रहा था, अकेला रहा था। आज वो अपनी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ अपने आप को मुकम्मल तस्वर कर रहा था। हुरैन ने भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि जिसकी शादी जिस भी हालात में हुई थी, लेकिन इसके दिल में अल्लाह ताला ने इसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी और अब वो अपने शौहर की मोहब्बत के खिसार में थी। अभी शाम के 6 बजे थे। वो दोनों गाड़ी में बैठे किसी सफ़र पर रवा दवा थे। हुरैन ने अपने साथ बैठे गाड़ी ड्राइव करते हुए मुस्तफ़ा ज़िया को देखा था, जो अपनी शख्सियत में अपनी मिसाल आप था। इतना खूबसूरत नौजवान और इतना खूबरू मर्द इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी ज़िंदगी में आएगा। गाड़ी चलाते हुए वो इसे किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था। अगर ऐसे ही देखती जाओगी तो मैं कैसे ड्राइव करूँगा? मैं तुम्हारा हूँ, घर जाकर मुझे फुर्सत से देख लेना, फ़िक्र मत करो, अब मैं किसी का नहीं होने वाला। तुमने मुझे एक ही रात में मुझ पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। मैं मैं तो पहले भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अब मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई हो, एक प्यारी सी लड़की आ गई है, तो मैं क्यों किसी की तरफ देखूंगा? लेकिन अभी तुम मेरी तरफ मत देखो, मुझे बहुत जल्द कहीं पर पहुंचना है, तुम्हें एक सरप्राइज़ देना है। मुस्तफ़ा ज़िया की बात पर पहले तो हुरैन के गाल सुर्ख हुए थे, लेकिन सरप्राइज़ की बात पर इसने हैरत से देखा था कि कौन सा सरप्राइज़ है। हुरैन ने अपनी मध्यम सी आवाज़ में कहा था, वो तो तुम्हें जाकर ही पता चलेगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। हुरैन मुस्तफ़ा ज़िया की बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो तो अपना सब कुछ पीछे भूल चुकी थी। आखिर मुस्तफ़ा ज़िया क्या चाहता है, एक परेशानी इसके दिल में आन गिरी थी। थोड़ी ही देर में मुस्तफ़ा ज़िया ने गाड़ी एक ऑफिस के सामने खड़ी की थी। वो एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी शीशों की बनी हुई बिल्डिंग थी। इसके सामने गाड़ी खड़ी करते हुए मुस्तफ़ा ज़िया ने हुरैन के हाथ पर हाथ रखा था। वो अपनी आंखों के इशारे से पुरसुकून रहने का कह रहा था और साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर आया था। हुरैन के सर पर दुपट्टा और कंधों पर शाल थी। वो कदम कदम चलती मुस्तफ़ा ज़िया का हाथ थामे चल रही थी। एक अजीब सा एहसास था, खुशगवार एहसास था इसके साथ था। इसका शौहर, इसके हमसफ़र, इसका मुहाफ़िज़ इसके साथ था, जिसका हाथ थामे वो दुनिया के सामने अपने आप को महफूज तस्वर कर रही थी। मुस्तफ़ा ज़िया चलता हुआ इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था और जैसे ही हुरैन ने अंदर कदम रखा और इसकी नज़र सामने बैठे वजूद पर पड़ी तो उसके पाँव वहीं जम गए थे। इसने हैरत से मुस्तफ़ा की तरफ देखा था और मुस्तफ़ा ने इसको आंखों के इशारे से आगे चलने को कहा। अपने हाथ की गिरफ्त को मजबूत करते हुए इससे हौसला दिया था और चलता हुआ इस सोफे के पास आकर बैठ गया था। सामने
ही हुरैन के ताया और ताई बैठे हुए थे, जिनके चेहरे लटके हुए थे, और ताई हुरैन को देखकर तो आग बबूला हो गई। जिसने कब चाहा था कि हुरैन इतने अमीर घराने में जाए और इसका इतना ही खूबसूरत शोहर हो। वो तो इसको किसी बुड्ढे के साथ बहने वाली थी। ये सब देखते हुए हुरैन की ताई जल भुन गई थी, लेकिन किस्मत हुरैन पर मेहरबान थी। ये इसकी ताई भी जानती थी कि जहाँ पर अल्लाह ताला फैसले करते हैं, वहाँ इंसान का कोई भी फैसला नहीं चलता। ये सब क्या है मुस्तफ़ा? बड़ी मुश्किल से हुरैन ने मुस्तफ़ा का नाम लिया था। मुस्तफ़ा ज़िया ने हुरैन की तरफ मुस्कुराकर देखा था। आज पहली बार हुरैन के मुँह से नाम सुना था अपना। अगर वो घर में होता तो शायद इसके होंठों को चूम लेता, लेकिन वो इस वक्त एक पब्लिक प्लेस में था। जो तुम्हारा हक है वही देने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, बैठो यहाँ पर। मुस्तफ़ा ने आगे बैठने का कहा और हुरैन मुस्तफ़ा की बात सुनते वहाँ पर बैठ गई थी। ताई का तो बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी हुरैन का गला दबा दे। हुरैन के ताया जब से बैठे हुए थे, वो जानते थे कि मुस्तफ़ा ज़िया के सामने वो कुछ नहीं कह सकते। अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जाएगी और सारी ज़िंदगी इन्हें कोई अपनी पुलिस की नौकरी में नहीं रखेगा। सामने एक फ़ाइल पड़ी हुई थी जिसमें तमाम कागज़ात थे, जिसमें हुरैन के बाप ने इसके नाम पर सारी जायदाद की थी। हुरैन, ये तुम्हारा हक है जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया था, और तुम्हारी ताई और ताया इसके ऊपर सांप की तरह बैठे हुए थे। मैं कभी भी किसी के साथ जुल्म होता नहीं देख सकता, और बात जहाँ पर मेरी बीवी की आए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। ये तुम्हारा हक है। उन्होंने ये तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, क्योंकि तुम्हारे 18 साल होने के बाद ही तुम्हें सब मिलना था, और इनकी पूरी कोशिश थी कि तुम्हारी शादी किसी बुड्ढे के साथ करके ये सारी जायदाद अपने नाम कर ले। लेकिन तुमने सही फैसला किया और तुम इस वक्त मेरे साथ हो। अब ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें ये जायदाद किसी को डोनेट करती हो या अपने पास रखती हो। तुम इसकी खुद मुख्तार हो, तुम फैसला करने में खुद मुख्तार हो। जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे वो कबूल होगा। ये सब सुनते ही हुरैन पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। इसका मतलब वो जिस घर में रह रही थी और जिस घर में वो जो कुछ खा रही थी, वो सब कुछ इसके माँ बाप का था। इसके माँ बाप का होते हुए भी इससे एक नौकरों की तरह रखा जाता था। हुरैन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वो फाइल उठाई और फौरन मुस्तफ़ा ज़िया के आगे कर दी। आप जो फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। मुझे इन जायदाद और इस पैसे से कोई गर्ज नहीं है। मुझे आपका साथ चाहिए। आपके हर फैसला मेरा फैसला होगा। आप जो कहेंगे मैं इस पर खुश हूँ। हुरैन ने इतनी बात कहकर अपनी नज़रें झुका ली थी, और मुस्तफ़ा ज़िया का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। आखिर इसकी बीवी ने इसे वो हक दे ही दिया था जो वो चाहता था। इसने हुरैन के ताया ताई की तरफ देखा और हकारत भरी नज़र से इन दोनों की तरफ देखा था। आई एम सॉरी, मैं हुरैन की तरह खुले दिल का मालिक नहीं हूँ। ये तमाम जायदाद हुरैन की ही रहेगी, और इससे जो आमदनी आएगी वो एक NGO को डोनेट होती रहेगी, जिसमें ज़रूरतमंद लोग और वो लड़कियां जो घर से आप जैसे लोगों की सताई हुई होती हैं, इनके लिए एक दायरा बनाया जाएगा जहाँ पर वो रहेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप हुरैन का पीछा छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दोनों बेहतर जानते हैं कि आपका बेटा आपके हाथ से जाएगा। मुस्तफ़ा ज़िया की बात सुनकर फौरन से पहले हुरैन के ताया ने मुस्तफ़ा ज़िया की टांगों पर हाथ रखा था। ताई के तो मानो जिस्म से जान निकल गई थी। नहीं, तुम जो जो कहोगे हम वो करेंगे। हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ताई ने हाथ जोड़े थे और हुरैन हैरत से मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा, जो टांग पर टांग रखे आराम से इन दोनों को देख रहा था। ठीक है, मैं आपको आपका बेटा आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको कबूल करनी होंगी। पहली शर्त, जैसे ही आपका बेटा आपके पास आएगा, वह सबसे पहले हुरैन से माफ़ी मांगेगा जिसने इसकी इज्जत पर हाथ डाला था। और दूसरी शर्त ये है कि जैसे ही आपका बेटा आपके पास आएगा, आप ये शहर छोड़ जाएंगे और कभी भी लाहौर शहर में दोबारा नहीं रहेंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो अभी आपका बेटा आपके पास होगा। मुस्तफ़ा ज़िया के कहने पर हुरैन की ताई और ताया ने फ़ौरन हामी भरी थी। इन्हें अपना बेटा जान से अजीज था, एक ही तो इनकी औलाद थी, और इन दोनों की हामी भरते ही मुस्तफ़ा ज़िया ने मैसेज किया था। थोड़ी देर में ही अस्कर 2 बंदों के साथ हमाद को पकड़े लेकर आ रहा था, जिसकी हालत देखकर हुरैन दंग रह गई थी और ताई का तो कलेजा ही कट गया था। वो फौरन आगे बढ़ी, अपने बेटे हमाद को देखा जिसका सर एक तरफ लटका हुआ था और मार मार के इसके चेहरे पर निशान पड़े हुए थे। वो अपनी माँ को देखकर इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दिया था, और हुरैन ये सब देखकर दंग रह गई थी कि आखिर मुस्तफ़ा ज़िया को कैसे पता चला कि हमाद ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला था। वो जानती नहीं थी वो मुस्तफ़ा ज़िया की बीवी बन चुकी है और उसका शौहर क्या कुछ नहीं कर सकता था। इसने शुक्रिया भरी नज़रों से मुस्तफ़ा ज़िया की तरफ देखा था और फिर हमाद की तरफ जो इसकी तरफ आ रहा था। इसने आते ही फ़ौरन हुरैन के पाँव पकड़ लिए थे। मुझे माफ़ कर दो हुरैन, मैं भटक गया था, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। तुम माफ़ नहीं करोगी तो ये शख्स मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, ये मुझे जान से मार देगा। हमाद के इस तरह कहने पर मुस्तफ़ा ज़िया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी और उसने हुरैन की तरफ देखा था। हुरैन हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देख रही थी, जो इसके लिए नरम गोशा रखता था, लेकिन वो इसका दूसरा रूप, जालिम रूप देखकर हैरान थी कि वो क्या शख्स था जो इसके सामने एक प्यार वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर था, लेकिन दूसरों के सामने एक जला था। हुरैन ने फ़ौरन से अपने पाँव पीछे किए थे। मैंने माफ़ किया आपको, मुझे हाथ मत लगाएं। हुरैन ये कहते हुए फ़ौरन अपने पाँव पीछे किए थे और मुस्तफ़ा ज़िया के साथ जा लगी थी। मुस्तफ़ा ज़िया ने अपने बाजू का खसार इसके गिर्द किया था। ठीक है, ले जाएं अपने बेटे को, और जो मैंने कहा है वही होना चाहिए, नहीं तो मेरी नज़रें आप लोगों के ऊपर ही हैं। मुस्तफ़ा ज़िया ने हुरैन के
ताई और ताए को कहा था और वो फ़ौरन अपने बेटे को वहाँ से लेकर चले गए थे। हुरैन को इंसाफ मिल चुका था, इसने फ़ौरन से पहले ही अपना हाथ मुस्तफ़ा ज़िया के हाथ पर रखा था। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर आएँगे। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुस्तफ़ा कि आपने मेरे साथ हर हुए ज़ुल्म का इज़ाला किया है। मैं पूरी ज़िंदगी आपकी हमेशा शुक्रगुज़ार होंगी, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। हुरैन की आवाज़ में नमी आ गई थी और मुस्तफ़ा ज़िया ने फ़ौरन इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। तुम्हें शुक्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और शुक्र अदा करने के बहुत से और भी तरीके हैं जो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएंगे। मुस्तफ़ा ज़िया ने ये कहते हुए अपना हाथ हुरैन के कंधे पर मजबूत किया था और वहीं हुरैन के चेहरे पर शर्म और हया की लाली बिखर गई थी। इसने दिल से शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा ज़िया की शक्ल में इसे इसका हमसफ़र अता किया था। कुछ ही दिनों बाद दादी के कहने के मुताबिक मुस्तफ़ा ज़िया का और हुरैन के वलीमे का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुस्तफ़ा ज़िया की के माँ बाप ने शिरकत करना ज़रूरी नहीं समझा था और मुस्तफ़ा ज़िया के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो इसे पता था कि वो इसकी खुशियों में कभी शिरकत नहीं करेंगे। वो तो ये भी सोचा था कि क्या वो इसकी सगी औलाद है, लेकिन अब इसके पास इसकी दादी और इसकी मोहब्बत ही इसकी जानलेवा इश्क था, जो एक ही रात में इसकी रूह इसके वजूद में सरात कर गया था। अब वो अब वो अपने इन दो खूबसूरत रिश्तों को कभी गंवाना नहीं चाहता था। हुरैन गुलाबी रंग की मैक्सी पहनी मुस्तफ़ा ज़िया के दिल को बहकाने के इंतजामात कर रही थी। वलीमे के इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे और फंक्शन अच्छे तरीके से हुआ था। ज़ीम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी मुस्तफ़ा ज़िया को तंग करने के लिए। इसी की बदौलत ये लड़की आई थी इसकी ज़िंदगी में, जिससे वो अपनी हर खुशी बांट सकता था। वलीमे का फंक्शन ख़त्म हो गया था और अब हुरैन शीशे के आगे खड़ी खुद के जेवर उतार रही थी जब मुस्तफ़ा ज़िया 3 पीस सूट पहने अंदर दाखिल हुआ था और अपनी जानलेवा इश्क को शीशे के सामने खड़े देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिसने आगे बढ़ते हुए हुरैन को पीछे से अपने बाहों के खिसार में लिया था और अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रखी थी। हुरैन की जान तो इसके लबों पर आ गई थी। मुस्तफ़ा ज़िया का थोड़ा सा लम्स इसके अंदर हलचल मचा देता था। तो मेरी ज़िंदगी में एक हादसाती तौर पर आई थी, लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी में मेरा जानलेवा इश्क बन गई हो। तुम्हारे बगैर मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हुरैन, मैं नहीं जानता कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत तुम सह पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की पूर से भिगो दूँ। ये कहते हुए मुस्तफ़ा ज़िया ने हुरैन का रुख अपनी तरफ किया था और इसके माथे पर अपने होंठ रखे थे और फिर इसकी आंखों पर फिर लबों पर होते हुए इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहा था और हुरैन मुकम्मल तौर पर अपने आप को अपने शोहर मुस्तफ़ा ज़िया के सुपुर्द कर दिया था। ज़िंदगी मुस्तफ़ा ज़िया के बगैर इसकी कुछ नहीं थी और वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को मुस्तफ़ा ज़िया के साथ गुजारना चाहती थी और मुक़द्दर भी इन दोनों के मिलन से बहुत खुश था। तो यहाँ पर ये नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम है जानलेवा इश्क और इसकी राइटर है अमसल नूर। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे नावल पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट में अपनी अच्छी राय लाजमी दिया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।